हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब बच्चों का ब्राइट विजन एकेडमी में। बच्चों, आज हम स्टडी नोट नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस का चैप्टर नंबर 2 कंसाइनमेंट अकाउंटिंग शुरू करेंगे। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट करा था। आज हमारा सेकंड चैप्टर है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। ये चैप्टर आप बच्चों ने सीएमए फाउंडेशन में पढ़ा होगा, आप इससे अवेयर होंगे, आपको इसका बेसिक पता होगा कि इसका थीम क्या है, कैसे इस चैप्टर में आपको करना क्या है बेसिकली। और जिन बच्चों ने फाउंडेशन नहीं करा ग्रेजुएशन के थ्रू, वो सीएमए इंटर में आए, तो अगर उन्होंने बीकॉम प्रोग्राम करा है तो वहां पर भी इस चैप्टर को उन्होंने पढ़ा होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। ये तो मैं सिर्फ आपको एक बार याद दिला रहा था कि भाई आप इससे पहले कभी ना कभी अवेयर हो चुके हैं। देखिएगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट करा, उसकी सारी थ्योरी कवर करी और 9 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे। अब ये जो इस चैप्टर नंबर 2 है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, स्टडी नोट नंबर 2 के अंदर जो 4 चैप्टर हैं उसमें क्वेश्चन 1 से लेके 35 तक 35 क्वेश्चंस सीक्वेंस में है। पहला चैप्टर था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, स्टडी नोट नंबर 2 के अंदर 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसके अंदर 9 क्वेश्चन है जो आप कर चुके हैं। आज जो हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, इसके अंदर 10 क्वेश्चन है। तो ये 1 से लेकर 10 तक नहीं है, ये 10 से लेकर 19 तक है। क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू होगा और 19 पर खत्म होगा। इसी तरह से जब आप जॉइंट वेंचर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, तो वो क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट होगा बच्चों। तो ये 1 से लेकर 35 तक सीक्वेंस में ये 35 क्वेश्चन है स्टडी नोट नंबर 2 के अंदर, जिसमें से अभी तक हमने 9 करे हैं क्योंकि हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट कर चुके हैं और वो 9 क्वेश्चन उसमें थे। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कंसाइनमेंट के बारे में। कंसाइनमेंट कहते किसको है बच्चों? अकाउंटिंग तो चलिए उसका लिखांकन हो गया कि कैसे हम कंसाइनमेंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करेंगे। तो अकाउंटिंग तो एक जनरल वर्ड है, यहाँ जो स्पेशल वर्ड है वो है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट से क्या मतलब है? कंसाइनमेंट का मतलब होता है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को माल का भेजा जाना बेचने के उद्देश्य से कमीशन के आधार पर। जैसे यहां पर 2 लोग हैं, ए और बी। ए या तो मैन्युफैक्चरर है या फिर होलसेलर है, और ए जो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर है, और एज्यूम कर लीजिए कि ए का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बाइसिकल्स का है, वो बाइसिकल्स बनाता है, साइकिलें, बच्चों के लिए साइकिलें बनाता है वो। अब ए बाइसिकल्स का मैन्युफैक्चरर है और उसका बिजनेस एज्यूम करिए बच्चों दिल्ली में है साइकिल मार्केट में। अब ए मैन्युफैक्चरर है साइकिल्स का, वो मैन्युफैक्चरिंग भी करता है और उसको सेल भी करता है, ट्रेडिंग भी करता है और मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। अब ए के जो बाइसिकल्स हैं वो बड़ी स्टाइलिश हैं, बड़ी स्टाइलिश बाइसिकल्स बनाता है, बहुत सुंदर, बच्चों को देखकर ही बहुत पसंद आती हैं और अच्छा बिजनेस उसका दिल्ली में बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। और दिल्ली में जितना भी मार्केट है उसने सारा का सारा मार्केट बाइसिकल्स का कैप्चर कर लिया। जहां पर उसकी शॉप है, जहां पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, वो पूरी साइकिल्स की मार्केट है। वहां पर और भी बड़े सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं बाइसिकल्स के, लेकिन सबसे अच्छा बिजनेस जो चल रहा है वो ए का है। ए ने क्या करा कि जो बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर करी वो स्टाइलिश भी हैं, खूबसूरत हैं, क्वालिटी वाइज इंप्रूव्ड है और प्राइस कंपैरेटिवली बाजार से कम रखा। प्राइस भी उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम रखा, रीजनेबल प्राइस पे बेस्ट क्वालिटी और एकदम मॉडर्न डिजाइन उसने मार्केट में प्रेजेंट करा। तो जो दिल्ली के लोग थे वो उनके लिए तो बड़ा अप्रोचेबल था कि भाई चलो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में ही मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है उसकी, तो आराम से जाकर उसकी शॉप से, उसकी फैक्ट्री से वो बाइसिकल्स परचेस कर लिया करते हैं कस्टमर्स जो दिल्ली में रहते हैं। लेकिन जो दिल्ली के बाहर के लोग हैं, जो बाहर से दिल्ली घूमने आते थे, गुजरात से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग सिटी से जो लोग दिल्ली आते थे और उसकी बाइसिकल्स परचेस करते थे, उन्हें एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती थी उनकी कि भाई अब उन्हें और थोड़ा कैरी करने में उन्हें दिक्कत होती थी कि साइकिल को पैक कराना फिर अपने साथ ले जाना। तो चलिए वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये था कि दिल्ली में ए का बिजनेस पूरी तरह से स्टैब्लिश है, बहुत अच्छा है। उसका जो ब्रांड है उसकी एक वैल्यू बन चुकी है, ब्रांड वैल्यू बन गई उसकी, और उसके मार्का के साथ जो उसका लोगो है जो उस बाइसिकल्स पे लगता है वो लोगो पॉपुलर हुआ और दिल्ली में भी उसकी बाइसिकल्स बिकी और दिल्ली के बाहर भी उसकी बाइसिकल्स की खूब डिमांड हुई। अब ये चाहता है, ए ने ये सोचा कि दिल्ली में जितना पॉसिबल था बिजनेस को एक्सपेंड करना उतना मैंने कर लिया। बच्चों एक मैं कहानी बना के समझा रहा हूं, मैं ये जो मेरी कहानी का तात्पर्य वो है कंसाइनमेंट के शब्द को समझाना कि कंसाइनमेंट होता क्या है। अब देखिए, ए ने जब ए को जब ये रियलाइज हुआ कि दिल्ली की मार्केट तो उसने ऑलमोस्ट कैप्चर कर ली, दिल्ली में उसका माल खूब बिक रहा है, दिल्ली में लोग उसको अच्छे से जान गए और दिल्ली में उसको कोई परेशानी नहीं है माल बेचने में। अब वो चाहता है कि ये उसका माल दिल्ली के बाहर बिके।
अब वो ये चाहता है कि दिल्ली से जो बाहर के कस्टमर्स आते हैं, दिल्ली से उसकी बाइसिकल्स लेकर जाते हैं, वो चाहता है कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करे क्योंकि दिल्ली में जितना उसने एक्सपेंड करना था वो कर लिया। अब उसे लगता है कि दिल्ली में फर्दर एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, अब मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली से बाहर निकलना होगा। अब वो ये सोच रहा है कि वो अगला यूनिट कौन सी सिटी, कौन सी स्टेट में लगाए। उसने सोचा कि भाई एक काम करता हूं, मैं यहां से गुजरात जाता हूं, गुजरात, और मैं गुजरात में एक यूनिट लगाता हूं, अपना गुजरात में एक फैक्ट्री लगाता हूं किसी एक पर्टिकुलर सिटी, पर्टिकुलर एरिया में, और वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, या यहां से मैन्युफैक्चरिंग करके वहां पर अपनी शॉप, अपना एक यूनिट ओपन करके वहां पर सिर्फ ट्रेडिंग करूंगा। तो एक गुजरात में अपना माल बेचना चाहता है और गुजरात में जाकर बेचना चाहता है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है। जब उसने अपना माइंडसेट बना लिया कि मैं गुजरात जाऊंगा और गुजरात की मार्केट में अपना माल बेचूंगा और वहां की मार्केट भी पकड़ूंगा, वहां भी अच्छा प्रोडक्ट दूंगा, अच्छी क्वालिटी दूंगा, मॉडर्न डिजाइन दूंगा, स्टाइलिश बाइसिकल्स दूंगा, प्राइस कम रखूंगा, तो गुजरात में भी मेरा बिजनेस खूब चमकेगा। तभी उसको किसी ने समझाया कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। ये बोला क्या सोच रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहा हूँ, मैं गुजरात जाऊंगा, वहां पर दिल्ली में तो मेरा बिजनेस पूरी तरह से स्टैब्लिश है, अब मैं गुजरात में जाऊंगा और वहां पर अपना बिजनेस फैलाऊंगा, वहां पर जाकर बाइसिकल्स बेचूंगा। तब किसी ने उसको समझाया कि ये बताओ कि जब तुम गुजरात जाओगे और वहां पर अपना बिजनेस स्टैब्लिश करोगे तो दिल्ली का क्या होगा, जो तुमने 10 साल कड़ी मेहनत करके जो दिल्ली में इतना नाम कमाया, इतने अच्छे से बिजनेस को चमकाया, उसका क्या होगा। क्या हुआ, चमका दिया मैंने बिजनेस, मैं यहाँ पर एक क्वालिफाइड और मेहनती हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज और मैनेजर अपॉइंट करके जाऊंगा, अपने पीछे अपने कुछ लोग ऐसे इंपॉर्टेंट लोग अपॉइंट करूंगा जो मेरे इस बिजनेस को देखेंगे, और मैं जाकर गुजरात में जाकर मेहनत करूंगा, वहां पर जाकर अपने बिजनेस को अच्छे से स्टैब्लिश करूंगा। फिर उस व्यक्ति ने जो बात कर रहा था ऐसे, उसने कहा अच्छा एक बात बताओ, इसकी ये जो गुजरात तुम जाओगे, इसकी क्या गारंटी कि तुम वहां पर तुम्हारा बिजनेस स्टैब्लिश होगा। कह रहा है ऐसी होगा जैसे दिल्ली में हुआ, दिल्ली में मैंने कितनी कड़ा संघर्ष करा, कितनी कड़ी मेहनत करी, ऐसे मैं वहां करूंगा। अच्छा सुनो, दिल्ली में तुमने कड़ी मेहनत इसलिए करी और दिल्ली में तुम्हारा बिजनेस स्टैब्लिश हुआ क्योंकि तुमने बहुत मेहनत करी, लेकिन इसके साथ कुछ और भी फैक्टर्स थे जो तुम कंसिडर नहीं कर रहे। देखो, तुम कहां पैदा हुए थे, दिल्ली में। तुम्हारी लैंग्वेज क्या थी जब तुम दिल्ली में पैदा हुए थे, तुमने क्या बोलना शुरू करा था, हिंदी। दिल्ली में हिंदी बोली जाती है, राइट। अब तुम दिल्ली में पैदा हुए, हिंदी पढ़ी, हिंदी बोली, यहां जब पैदा हुए तो यहाँ के बाजारों में घूमे, यहाँ की मार्केट से अवेयर हुए, यहाँ के एनवायरनमेंट से अवेयर हुए, यहाँ की मार्केट पॉलिसी से अवेयर हुए, यहाँ के लोगों की स्ट्रैटेजी, मार्केट स्ट्रैटेजी से अवेयर हुए। तुम यहाँ पर पैदा हुए, यहीं पले, यहीं बढ़े, यहाँ के बारे में तुम्हें सब कुछ मालूम था। ये भी एक बड़े सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा था तुम्हारे बिजनेस को दिल्ली में चमकाने में, जिन्हें तुम कंसिडर नहीं कर रहे। तुम्हें सिर्फ क्या दिख रहा है, तुम्हारी कड़ी मेहनत, कि तुमने रात दिन 24 घंटे काम करा, बस तुम्हें ये दिख रहा है। तुम्हें ये क्यों नहीं दिख रहा कि जहां तुम पैदा हुए उस एनवायरनमेंट में तुम उस एनवायरनमेंट से अवेयर थे। बड़ी सारी बातें होती हैं जो और भी मैटर करती हैं, जिन्हें हम कंसिडर नहीं करते। ये बातें गुजरात में जाने के बाद तुम्हारे साथ नहीं होंगी। जब तुम गुजरात में जाकर अपना बिजनेस स्टैब्लिश करोगे तो वहां पर तुम्हें अपने बिजनेस की नॉलेज है, राइट। तुम्हें बिजनेस को, तुम कड़ी मेहनत करना जानते हो, तुम 24 घंटे जाग कर 24 घंटे काम कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहां पर जो भाषा बोली जाती है वो गुजराती है। हिंदी भी बोली जाती है, हिंदी हमारे कंट्री की, हमारे वतन की, हमारे हिंदुस्तान की मातृभाषा है। हिंदी पूरे भारत में बोली जाती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन गुजरात में उनकी एक लैंग्वेज गुजराती भी है। अगर तुम्हें गुजराती में परफेक्शन होता, गुजराती तुम अच्छे से बोल सकते, लिख सकते, तो और ज्यादा अच्छा होता। अब तुम वहां पर जाओगे, तुम्हें गुजरात में जाने के बाद वहां की जो मार्केट स्ट्रैटेजी है वो तुम्हें नहीं मालूम, मार्केट पॉलिसी से तुम अवेयर नहीं हो, वहां के लोगों की सोच, उनकी थिंकिंग से तुम अवेयर नहीं हो, तुम्हें वहां का कल्चर नहीं पता, तुम्हें वहां का मार्केट का एनवायरनमेंट नहीं पता, तुम वहां पैदा नहीं हुआ, वहां पले बड़े नहीं, इसलिए वहां पर किसी भी चीज से अवेयर नहीं हो। बस तुम दिल्ली से उठ के वहां चले गए और जी मैं बहुत मेहनती हूं। नौकरी करने जा रहे हो, बिजनेस करने जा रहे हो, बहुत जरूरी है कि जिस बाजार में तुम जा रहे हो उस बाजार के बारे में तुमको पता हो, उस माहौल, उस एनवायरनमेंट के बारे में पता हो, उसकी उनकी भाषा तुम्हें आती हो। और इन सब बातों को तुम कंसिडर नहीं कर रहे, बस मैं मेहनती हूं, इससे नहीं होगा।
इस तरह से तुम गुजरात में जाकर इस्टेब्लिश होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और गुजरात में तो तुम जाकर वहां पर जब मेहनत करोगे वहां पर तुम इस्टेब्लिश होंगे या नहीं होंगे इसका कुछ नहीं पता, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम इस्टेब्लिश होंगे। लेकिन हाँ इस बात की गारंटी है कि तुम दिल्ली खोदोगे, दिल्ली का बाजार तुम खोदोगे। क्योंकि दिल्ली में जब तुम अपनी गद्दी छोड़ोगे, जहां से बिजनेस तुमने शुरू करा, जहां पर तुमने कड़ी मेहनत करी, जहां तुम पैदा हुए पले बड़े, जहां के बारे में तुम पहले से सब कुछ जानते थे, और वहां पर तुमने एक बिजनेस एक अंपायर खड़ा करा, वो डैमेज हो जाएगा। भले पूरी तरह से डैमेज ना हो, भले तुम्हारा बिजनेस दिल्ली में चमकता रहे, लेकिन ग्रोथ रेट जो होगा वो कंपैरेटिवली जो ग्रोथ होगी वो डिक्रीजिंग रेट से होगी। क्योंकि जो रिस्क जो पेन तुमने लिया वो तुम्हारे एम्प्लॉयज नहीं ले पाएंगे। एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉयर होता है। एम्प्लॉयर जब फैक्ट्री से या दुकान से बाहर निकलकर देखता है कि अंधेरा हो रहा है, तब उसे पता चलता माय गॉड रात हो गई। एम्प्लॉय टाइम से पता लगाता है, घड़ी में देखकर कि रात हो गई, बाहर अंधेरा हो गया होगा, वो टाइम देख के पता लगाता है एम्प्लॉय। और एम्प्लॉयर जब बाहर निकलता है तब उसे पता चलता है माय गॉड अंधेरा हो गया। एम्प्लॉय को घड़ी में देखकर 1:30 बजे 2 बजे जो भी उसका लंच टाइम है, जो भी एम्प्लॉयर ने लंच टाइम बताया है एम्प्लॉय को, उस लंच टाइम पर घड़ी में अपने रिस्ट वॉच में देखकर टाइम देखकर उसे भूख लगती है। एम्प्लॉय को एम्प्लॉय घड़ी में देखकर पता लगाता है 1:30 बज गया, मुझे भूख लग रही है। एम्प्लॉयर को भूख कब लगती है या उसे कब पता चलता है कि उसे खाना खाना है? जब वो सुबह से लेकर रात तक कड़ी मेहनत करके रात को, जब वो शाम को या रात को जब अपने घर जाने के लिए अपनी ऑफिस से अपने बिजनेस से, अपनी फैक्ट्री, अपनी शॉप से जब वो बाहर निकलता है और अपने टिफिन को उठाता है, तो टिफिन के वेट से उसे पता चलता है माय गॉड मैंने खाना नहीं खाया। टिफिन का वजन ज्यादा, इसका मतलब ओहो तभी कहूं मुझे भूख क्यों लग रही है। तो उसे घर जाते टाइम टिफिन के वजन से पता चलता है कि मैंने खाना नहीं खाया, और एम्प्लॉय को घड़ी में देख के पता चलता है कि मैंने खाना नहीं खाया। ये फर्क है एम्प्लॉयर में और एम्प्लॉय में। तो एक को समझाया कि ये तुम अगर दिल्ली छोड़ के जाओगे तो इसकी तो गारंटी नहीं है कि तुम्हें गुजरात मिलेगा। हाँ इसकी गारंटी है कि दिल्ली में तुम्हारा बिजनेस डैमेज होगा। डैमेज कैसे होगा? खत्म नहीं होगा, क्योंकि तुमने इतनी मेहनत करी, इतना चमकाया, तुम्हारी इतनी गुडविल है कि बिजनेस खत्म नहीं होगा, और बल्कि वो बढ़ेगा। लेकिन जो उसकी ग्रोथ रेट होगी वो डिक्रीजिंग रेट से ग्रोथ होगी, वो इंक्रीजिंग रेट से ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि तुम्हारे जितना पेन, तुम्हारे जैसा रिस्क, तुम्हारी जैसी सोच तुम्हारे एम्प्लॉइज नहीं रखते। ऐसे में इन्हें का फिर मैं क्या करूं, बस दिल्ली में रहूं, यहीं पर बिजनेस को मैंने एक्सपेंड करा, बढ़ाया, कड़ी मेहनत करी, बस यही मेरा एंड है। बस मैं ऐसा नहीं तो फिर ये इतने बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस पर्सनैलिटीज हैं, जो बिग बिजनेस फिश हैं, जो बिग बिजनेस हाउस हैं, फिर उन्होंने कैसे पूरे भारत में बिजनेस करा, तो मैं खाली दिल्ली के लिए हूं। तभी को समझाया कि तुम एक काम करो, तुम दिल्ली में बिजनेस तुमने शुरू करा, यहाँ इतना हार्डवर्क करा, इतनी कड़ी मेहनत करी, बिजनेस को इतना चमकाया, तुम दिल्ली में रहो। तुम अपना जो माल है, जो बाइसिकल्स हैं, वो गुजरात में बेचना चाहते हो ना, तो खाली गुजरात में क्यों, राजस्थान में क्यों नहीं, पंजाब में क्यों नहीं, महाराष्ट्र में क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं, उत्तराखंड में, उत्तरांचल में, और झारखंड और छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं, पूरे भारत में क्यों नहीं? तुम अपना माल सिर्फ गुजरात में क्यों बेचना चाहते हो, पूरे भारत में क्यों नहीं बेचना चाहते? और इवन अगर सच में तुमने कुछ नया करा है, कुछ ने तुमने अगर साइकिल बहुत स्टाइलिश और बड़ी मॉडर्न बनाई है, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट ऐसा है कि वो बाहर विदेशी बाजारों में कॉम्पीट कर सकता है विदेशी कंपनियों के साथ, तो तुम विदेशों में क्यों नहीं माल बेचते अपना? कह रहा है अभी तो तुमने कहा कि गुजरात मत जाओ, और अभी तुमने मुझे पूरे भारत में भेज दिया, और अब मुझे तुम विदेश भी ले गए। तुम डबल तो बातें कर रहे हो, कर क्या रहे हो तुम, मुझे करना क्या है? तब उस व्यक्ति ने इसे कहा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम गुजरात में नहीं, पूरे भारत में माल बेचो, भारत के बाहर बेचो, लेकिन खुद दिल्ली मत छोड़ो, गद्दी से मत हटो। तुम्हारी जो गद्दी है, जो तुम्हारी सीट है, वो तुम्हारी दिल्ली है, जहां से तुमने अपना कारोबार शुरू करा। अगर तुमने अपना बिजनेस, अगर तुम गुजराती होते और गुजरात में अपना तुम पैदा होते, वहीं पले बड़े होते, और वहां पर तुमने बिजनेस करा होता, तो तुम गुजरात नहीं छोड़ते, फिर गुजरात में जो तुम्हारा बिजनेस था वो तुम्हारी गद्दी, वो तुम्हारी सीट होती। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तुमने पहला बिजनेस शुरू करा, तुम वहां पर रहो, वहां से बैठकर पूरी कंट्री को कंट्रोल करो, पूरी कंट्री में अपने बिजनेस यूनिट्स खोलो, और वहीं दिल्ली में बैठे बैठे उनको कंट्रोल करो। कैसे करूं कंट्रोल? ऐसे करो कि तुम अपने एजेंसीज दो, अपने एजेंट अपॉइंट करो,
तुम्हें क्या लगता है ये जो कोल्ड ड्रिंक की कंपनीज हैं, कोक है, पेप्सी है, या जो ब्रिटानिया है, इंडियन कंपनीज जैसे, या अमूल है, तुम्हें क्या लगता है कि ये रिटेलर से जाकर हाथ मिलाते हैं, उन्हें अलग अलग माल बेचते हैं? ये जो तुम्हारे गली के अंदर 3 दुकानें हैं जहां पर ब्रिटानिया का ब्रेड मिलता है, तो क्या कंपनी इनको देती है ब्रेड बेचने के लिए तुम्हारी गली के अंदर? नहीं, कंपनी अपना सारा माल एक पर्टिकुलर एरिया में, एक रेडियस में अपनी एजेंसी, अपने एजेंट को देती है। एजेंट का काम होता है कि उस पर्टिकुलर रेडियस में, जितना रेडियस उसको दिया गया, जो भी एरिया दिया गया, जिस एरिया का वो एजेंट है, ये उस एजेंट का काम होता है कि वो रिटेलर्स को माल सप्लाई करे और वो रिटेलर से कलेक्शन करे और वही पेमेंट करता है कंपनीज को। तो इस तरह से ये तुम एक काम करो, तुम दिल्ली मत छोड़ो, तुम दिल्ली में रहो, तुम भारत के कोने कोने में, सारे शहरों में, सारी सिटीज में अपने एजेंट अपॉइंट करो और तुम माल उन एजेंट को दो और उन एजेंट के थ्रू उन सिटीज में माल बिकवाओ। खुद दिल्ली में अपने बिजनेस को कसके से पकड़ के रखो, क्योंकि यहां तुमने कड़ी मेहनत करी है। इस बिजनेस को तुम जितनी ऊंचाई तक लेके गए उसे और ऊंचा करो, इसे और बड़ा करो और पूरे भारत में, सिर्फ गुजरात में नहीं, भारत के कोने कोने में अपना माल बेचो, लेकिन अपने एजेंट अपॉइंट कर। देखो इससे कितने फायदे होंगे। तुम अगर गुजरात गए तो जैसे हमने कहा कि तुम्हें कड़ी मेहनत के अलावा और कुछ नहीं आता, लेकिन अगर तुमने गुजरात, तुम अगर नहीं गए और किसी गुजराती को जो गुजरात में पैदा हुआ हो, वहीं पला बड़ा हो, जो व्यक्ति वहां गुजरात में पैदा हुआ हो, पला बड़ा हो, वहीं उसने एजुकेशन ली हो, गुजराती उसे लैंग्वेज पे उसकी महारत हो, वहां की मार्केट पॉलिसीज, मार्केट स्ट्रेटेजी जानता हो, गली गली, चप्पे चप्पे, कूचे कूचे में घुमा हो, उसे बाजारों में रास्ते पता हो, उसे लोगों का बिहेवियर, वहां का कल्चर और लोगों का नेचर पता हो, जिसे पूरे एनवायरमेंट से वो अवेयर हो, उसको तुम अपना एजेंट अपॉइंट करो। सोचो कितना फायदा होगा। ऊपर से वो हार्ड वर्किंग हो, और हार्ड वर्किंग तो वो हो जाएगा जब तुम उसे कमीशन दोगे। अगर तुम उसे अच्छी कमीशन दोगे तो वो हार्ड वर्किंग, तो उस कमीशन को देखकर उस रिवॉर्ड के बदले में वो हार्ड वर्किंग हो जाएगा, और बाकी सारे फैक्टर जो तुम्हारे साथ नहीं थे वो उसके साथ पहले से हैं। उसके लिए कितना आसान होगा गुजरात में माल बेचना कंपैरेटिवली तुम्हारे, कि तुम उठ के चले गए। तुम जिस सिटी में माल बेचना चाहते हो वहीं के किसी लोकल बंदे को अपना एजेंट अपॉइंट करो और उसके थ्रू माल बिकवाओ। तो वो सारी जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो तुम्हारे साथ नहीं थे, वो सारे के साथ उस व्यक्ति के विशेष के साथ होंगे, और उसके लिए आसान होगा तुम्हारे माल को बेचना। तुम्हारा माल भारत के कोने कोने में बिकेगा, तुम्हारी गुडविल बढ़ेगी। देखो, जब माल तुम्हारा ज्यादा बिकेगा तो एक आदमी ज्यादा माल नहीं लेगा, बड़े सारे लोग हैं जो तुम्हारा माल परचेज करेंगे। जब भारत के कोने कोने में तुम्हारे एजेंट होंगे, भारत के कोने कोने में तुम्हारा माल बिकेगा, तुम्हारे नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा होंगे। जब तुम्हारे नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा होंगे, इसका मतलब ज्यादा लोग तुम्हें जानेंगे, ज्यादा लोग तुम्हें जानेंगे, यही तुम्हारी गुडविल है। गुडविल कहते किसको हैं? गुडविल के लिए हम किसको बेस बनाते हैं? प्रॉफिट को। जब प्रॉफिट ज्यादा होता है हमें, तो हमारी गुडविल ज्यादा होती है। लेकिन हमें प्रॉफिट ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि हमारी सेल ज्यादा होती है। हमारी सेल ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि हमारे कस्टमर से ज्यादा होते हैं, और कस्टमर हमारे ज्यादा हैं, तो यही तो गुडविल है, यही तो हमारी इमेज है, यही तो बात है कि लोग हमें, यही तो हमारी साख है कि ज्यादा लोग हमें जानते हैं और हमारे प्रोडक्ट पे, हमारे ब्रांड पे ट्रस्ट करते हैं और उसे परचेस करते हैं। तो यही हमारी गुडविल है। इससे तुम्हारी गुडविल बढ़ेगी। और जब तुम एजेंट्स के थ्रू माल बिकवाओगे, तो वो जो एजेंट तुम्हें कमा के देगा, वो जो तुम्हारा प्रॉफिट होगा, उसी का एक पार्ट बतौर एक कमीशन के, एक प्रॉफिट का एक शेयर तुम अपने एजेंट को, अपनी एजेंसी को दोगे, और वो तुम क्या क्या के दोगे कि ये रही तुम्हारी कमीशन। और वो कमीशन कैलकुलेट होगी नॉर्मली सेल्स के ऊपर, और वो किस परसेंटेज से होगी वो वेरी नहीं करेगी। वो तुम एक बार जब पहली बार एग्रीमेंट करोगे अपनी एजेंसी, अपने एजेंट के साथ, तो तब कमीशन का रेट डिस्कस होगा, जो बाद में टाइम टू टाइम तुम दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से वेरी करेगा, चेंज करेगा। लेकिन वो बात की बात है। एक को ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो चारों तरफ खुद भागने की जरूरत नहीं है। चारों तरफ अपने एजेंट अपॉइंट करो और एजेंट्स के थ्रू अपने माल को भारत के कोने कोने में बेचो। सिर्फ एक सिटी में नहीं, सारी सिटीज में, लेकिन एजेंसीज देकर, एजेंट अपॉइंट कर। अब बच्चों, जब इन्हें ये समझ में आ गया कि उसे एजेंट अपॉइंट करना है गुजरात में, तब उसने गुजरात के 2 समाचार पत्रों में, जो एक गुजराती में था और एक इंग्लिश में था, उसमें एक ऐड दिया कि इस ब्रांड की बाइसिकल्स जिसका बिजनेस दिल्ली में है, उसके प्रोवाइडर या वो कंपनी है, और उसमें ए उस कंपनी के मालिक हैं, और ए जो है वो गुजरात में अपनी बाइसिकल्स को बेचने के लिए गुजरात में इसकी एजेंसीज देना चाहते हैं। जो भी लोग एजेंसी का काम करते हैं, जो एजेंसीज चलाते हैं, वो या कोई भी व्यक्ति विशेष अगर इसमें इंटरेस्टेड है, तो वो ए को कांटेक्ट करे इन नंबर्स पर।
ए ने एडवर्टीजमेंट करा एजेंसी देने का गुजरात में न्यूज़पेपर के थ्रू या जो भी माध्यम अपनाया, जो भी तरीका अपनाया इस बात के प्रचार का कि वो एजेंसी देना चाहता है, उसने वो तरीका अपनाकर वहां तक अपनी बात पहुंचा दी। ए के पास कॉल्स आने शुरू हो गए। जो लोग या जो एजेंसीज इसके एक ही एजेंसी लेना चाहते थे या जो लोग इंटरेस्टेड थे, उन्होंने ए को कांटेक्ट करा। ए ने कई एजेंसी से बात करी और ए को कई लोगों से जब उसने बात करी गुजरात के, तो उसे जो सबसे बढ़िया लगा बात करके वो लगा बी के साथ। बी एक और व्यक्ति है जो गुजरात में पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा, वहीं का रहने वाला है और एक अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा इंसान है। ए को बी से बात करके लगा दिस ही इज परफेक्ट, ये बिल्कुल सही व्यक्ति है, जैसा मुझे चाहिए था, जो मेरी तरह से काम कर सकता है, इसमें वो सारी क्वालिटीज हैं। तब ए ने बी के साथ बात आगे चलाई। ए गुजरात गया या बी को दिल्ली बुलाया और बी के साथ 1, 2, 3 मीटिंग करी और उनके बीच में बहुत सारी बातें हुई और फाइनली ये कंक्लूजन निकला कि ए अपना माल बी को देगा और बी उस माल को गुजरात में बेचेगा। और जब सारी बातें डिस्कस हो रही थी, एक रिटर्न एग्रीमेंट हो रहा था, तब उसमें यह भी डिस्कस हुआ कि ए जो माल बी को देगा, बी उसे गुजरात में बेचेगा और उस सेल्स के बदले में, सेल्स के अमाउंट पे फॉर एग्जांपल ए बी को 10% कमीशन देगा। अब ये कमीशन का जो परसेंटेज है 10%, ये ए और बी की म्यूचुअल कंसेंट से तय हुआ होगा, जो कि उनके बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट में लिखा गया होगा कि ए का माल बी गुजरात में बेचेगा, ए माल भेजेगा गुजरात, गुजरात में माल बी बेचेगा और माल बेचने के बदले में उसे 10% से सेल्स के ऊपर कमीशन मिलेगी। बच्चों अब क्या होगा, एक दिन तय हो गया कि इस दिन माल पहली बार दिल्ली से गुजरात जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई भी एक डेट फिक्स हो गई, जैसे 15 मार्च फिक्स हो गई कि 15 मार्च को पहली बार माल दिल्ली से गुजरात जाएगा, पहला लॉट। फिर क्या हुआ, 15 मार्च को सुबह ए ने अपने गोडाउन से, दिल्ली में अपने गोडाउन से, अपनी फैक्ट्री से 100 साइकिलें निकाली, लेबर से 100 साइकिलें निकलवाई और ट्रक में 100 साइकिलें लोड हो गई। 15 मार्च की सुबह को 100 बाइसिकल्स को एक ने अपनी फैक्ट्री से दिल्ली में निकलवाकर ट्रक में लोड करा और वो ट्रक में जब लोड हो गया माल, तो उसको पूरा पैक करके दिल्ली से 15 मार्च की सुबह को वो चला गुजरात की तरफ। तो दिल्ली से ट्रक में माल को लोड किया गया और दिल्ली से वो माल लेकर ट्रक गुजरात के लिए चला गया। अब इसमें 3 दिन लगे या 4 दिन लगे ट्रक के पहुंचने में, वो माल अब दिल्ली से गुजरात की तरफ है, ऑन द वे है। जब ये माल दिल्ली में ट्रक में लोड हुआ और दिल्ली से गुजरात के लिए चला, तो दिल्ली से गुजरात जो ये माल जा रहा है, दिस इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। बच्चों इसी को कंसाइनमेंट कहते हैं। दिल्ली से माल ए ने ट्रक में लोड करा और गुजरात भेजा है बी को। ये माल ट्रैवल करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये कहां से कहां तक ट्रैवल करेगा, ये दिल्ली से गुजरात तक ट्रैवल करेगा। गुजरात की उस सिटी, उस प्लेस तक ट्रैवल करेगा जहां पर बी का शॉप है या जहां पर बी के पास माल पहुंचना है। अब ये माल जब दिल्ली से गुजरात ट्रैवल करेगा, तो इस ट्रैवलिंग वे को इस जब ये ऑन द वे होगा, इसे कहेंगे कंसाइनमेंट, कि दिल्ली से 100 साइकिलों का एक कंसाइनमेंट चला है गुजरात के लिए। अगर मैं यहां पर इसको 3 भागों में बांटूं, तो मैं ये कहूंगा कि ये माल जब ट्रैवल कर रहा है तो उसको हम कहेंगे सेंडिंग ऑफ गुड्स, माल का भेजना। अब ये ए ने बी को माल क्यों भेजा है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि बी इस माल को बेचेगा। तो हम दूसरी बात इसमें कहेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सेल, उद्देश्य था सेल। अब इसमें तीसरी और आखिरी बात, बी इस माल को गुजरात में क्यों बेचेगा? उसे शौक है माल बेचने का, उसे मजा आता है माल बेचने में? नहीं, उसको बदले में रिवॉर्ड मिलेगा। उसका रिवॉर्ड क्या है? अरे वो प्रॉफिट में शेयर लेगा? बिल्कुल नहीं। अगर वो प्रॉफिट में शेयर लेगा तब तो वो पार्टनर हो गया, वो पार्टनर नहीं है, वो एजेंट है। तो उसका रिवॉर्ड क्या? उसका रिवॉर्ड है कमीशन। तो तीसरी चीज इसमें इन्वॉल्व हो गई, कमीशन। तो हम इन तीनों को अगर मिला दें तो कंसाइनमेंट की डेफिनेशन बन जाएगी। कंसाइनमेंट की डेफिनेशन है बच्चों, सेंडिंग ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर द पर्पस ऑफ सेल ऑन कमीशन बेसिस इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। माल का एक व्यक्ति के द्वारा, सेंडिंग ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को माल का भेजा जाना फॉर द पर्पस ऑफ सेल, बेचने के उद्देश्य से, ऑन कमीशन बेसिस, कमीशन के आधार पे, इस कॉल्ड कहलाता है कंसाइनमेंट।
और जो व्यक्ति ए दिल्ली से माल भेज रहा है इसे हम कहते हैं कंसाइनर, और जिस व्यक्ति विशेष को माल भेजा गया बी को, जो उस माल को बेचेगा, उसे हम कहते हैं कंसाइनी। यानी कि जो कंसाइनर माल का भेजने वाला, उसके दो नाम है, उसे हम प्रिंसिपल भी कह सकते हैं क्योंकि माल का मालिक वही है, उसी के बिहाफ पर भी माल बेचेगा। तो ए के दो कैरेक्टर हैं, ए प्रिंसिपल भी है और ए कंसाइनर भी है। बी के भी दो कैरेक्टर हैं, वो एजेंट भी है और वो कंसाइनी भी है, और ये जो ट्रांजैक्शन इनके बीच में हुई है इसे हम कहते हैं कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन, और इसी को किताबों में रिकॉर्ड करना कंसाइनमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन उपचार, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग मीन्स लेखांकन। तो कंसाइनमेंट को रिकॉर्ड करना कंसाइनमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। अब बताओ बच्चों, मेरे एग्जांपल में ए ने बी को माल भेजा, ये कंसाइनमेंट है, ए कंसाइनर है और बी कंसाइनी है, राइट। तो अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर तुम्हें अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो एक जगह बैठकर तुम बिजनेस को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। हल्दीराम को ले लो, अगर हल्दीराम ने ये कसम खा ली होती कि मैं चांदनी चौक छोड़ के नहीं जाऊंगा, या मैं चांदनी चौक के अलावा कहीं अपना यूनिट ओपन नहीं करूंगा, सिर्फ जिसको भी मेरी मिठाई खानी है उसे चांदनी चौक आना होता, चांदनी चौक ही आना होगा, अगर वो ऐसा डिसाइड करता, ऐसा सोच लेता, तो आज जो उसकी गुडविल है, आज जितने लोग उसे जानते हैं उतने लोग उसे नहीं जानते। कोई 50 किलोमीटर से सिर्फ इसलिए ट्रैवल नहीं करता कि चलो भाई चांदनी चौक जाएंगे और हल्दीराम की मिठाई खाकर आएंगे। उसने क्या करा, हल्दीराम ने दिल्ली में ही इतने सारे यूनिट्स ओपन करे, पूरे भारत में यूनिट्स ओपन करे, भारत के बाहर इतने सारे यूनिट्स ओपन करे, जगह जगह थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पर अपनी शॉप ओपन करी, अपने जो आउटलेट थे वो ओपन करे। फिर क्या हुआ कि हल्दीराम ने कस्टमर्स को अपने पास नहीं बुलाया, हल्दीराम कस्टमर्स के पास गया, उनकी पहुंच में पहुंच कर उनको माल देकर आया, इसलिए कस्टमर्स बढ़े। क्योंकि आज के भारत में और आज के संसार में सभी लोग बिजी हैं, किसी के पास भी वो पूरे दिन इतने ज्यादा बिजी हैं अपनी अर्निंग को लेकर कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने लग्जूरियस के लिए या अपने कुछ थोड़े से एंजॉयमेंट के लिए कहीं दूर जाएं, चीजें उनके पास आए तो ही वो उनको परचेस करते हैं। इसलिए बिजनेस को अगर एक्सपेंड करना हो तो एक पर्टिकुलर सेलिंग पॉइंट पर बैठकर आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते, ज्यादा माल नहीं बेच सकते, ज्यादा कस्टमर्स नहीं होंगे तो ज्यादा गुडविल भी नहीं होगी। अगर गुडविल बढ़ानी है, सेल बढ़ानी है, प्रॉफिट बढ़ाना है तो कस्टमर्स के पास जाना होगा, अपने अलग अलग जगहों पर यूनिट्स ओपन करने होंगे, अपनी एजेंसीज देनी होंगी, अपने एजेंट अपॉइंट करने होंगे, और वो एजेंट उस बिजनेस पर्सन, उस कंपनी के बिहाफ पर माल बेचेंगे उस ब्रांड का, राइट। चलो बच्चों, अब ये तो एक ओरल डिस्कशन था जो मैंने अपनी तरफ से समझाया। अब इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल क्या कहता है और राइटिंग में जो नोट्स आपको इसके प्रिपेयर करने हैं, अब वो लिखना शुरू करते हैं। आप रजिस्टर ओपन करो और यहां से लिखना शुरू करो। आप द सेल्स एक्टिविटी, जो मैंने अभी बातें बोली, जो आपको समझाया इतना सारा, वो सब आपको अब राइटिंग में आपको लेना, रजिस्टर में लाना है। और जो कुछ आपने सुना समझा इसके बारे में थोड़ा सा भी लिखेंगे तो बाद में जब रजिस्टर ओपन करके आप पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें याद आ जाएंगी। देखिएगा, द सेल्स एक्टिविटी ऑफ एनी बिजनेस, द सेल्स एक्टिविटी ऑफ एनी बिजनेस। हर बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, उनमें से एक एक्टिविटी है सेल्स एक्टिविटी, माल का बेचना, राइट। माल का बनाना और एक्सपेंसेस करना, ये सब भी तो एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है बिजनेस की, उन्हीं में से एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है माल का बेचना। तो जो बिजनेस की सेल्स एक्टिविटी है कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन मैनी वेज। उसको एक कंपनी, एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस अपनी सेल्स एक्टिविटी को कई प्रकार से ऑर्गेनाइज कर सकता है। इट मीन्स, इसका मतलब यह हुआ द बिजनेस एंटिटी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव ओनली वन सेलिंग पॉइंट। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ एक सेलिंग पॉइंट पे बैठकर सेल्स करना ज्यादा वर्थवाइल नहीं होगा, बेनिफिशियल नहीं होगा। सिर्फ एक जगह पर बैठ के माल बेचने को अफोर्ड नहीं कर पाएगा एक बिजनेस, मतलब वो अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। बिजनेस कैन नॉट अफोर्ड ओनली टू हैव ओनली वन सेलिंग पॉइंट, राइट। तो वो और भी तरीके अपनाएगा अपनी माल को बेचने के। जैसे अभी हम बात करें कि माल पहले बिकता था इस तरह से कि आप शॉप पर जाते थे, देखते थे, समझते थे, खरीदते थे। अब वही माल आप कई बार गुड्स या कई बार अपने लिए एसेट्स या कोई भी आइटम आप ऑनलाइन किसी एक ऐप से परचेस कर लेते हैं। तो अब ये ऑफलाइन सेल्स, ऑनलाइन सेल्स, ये भी तो टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। अब ऐसे में कोई बिजनेसमैन अड़ जाए कि मैं तो ऑफलाइन ही करूंगा, मैं ऑनलाइन सेल्स में विश्वास नहीं करता,
ऑफलाइन मीन्स ऑफलाइन, तो वो फिर भी ज्यादा बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, फिर तो बैठा रहे वो, जो कस्टमर उसके आसपास से गुजरेंगे बस वही आएंगे। अब वो कह रहा है जी मैं तो एक ही सेलिंग पॉइंट में बैठूंगा और यहीं से सेल्स करूंगा, तब वो अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा पाएगा। अगर वो ऑनलाइन नहीं आया तो ऑनलाइन आएगा, तो उसको कुछ कस्टमर्स ऐसे मिलेंगे जो वहां पर कभी उसकी, जहां पर उसका सेलिंग पॉइंट है वहां पर कभी आते ही नहीं, वो अपने एरियाज में है, लेकिन वहीं पर ही ऑनलाइन वो उसके माल को परचेस करेंगे। इसी तरह से अपने जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एजेंट्स को अपॉइंट करना अलग अलग सिटीज में और वहां पर माल बेचना, तो ये मैनी सेलिंग पॉइंट्स हो जाएंगे। अलग अलग सेलिंग पॉइंट पे अलग अलग जगहों पर माल बिकेगा तो माल ज्यादा बिकेगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा। चलिए देखिएगा आगे। Hence the firm could appoint agents to whom, इसका मतलब ये हुआ the firm could appoint agent, firms agents अपॉइंट कर सकती हैं, to whom जिनको stock will be given, माल भेजा जाएगा। These agents distribute the product to ultimate customers, और ये एजेंट उन अपने अपने एरियाज में जो अल्टीमेट कस्टमर्स होंगे उनको माल बेचेंगे। एंड रिसीव कमीशन, और इनको बदले में क्या मिलेगा, एजेंट्स को कमीशन मिलेगी। किन से? फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर से। द रिलेशनशिप, और ये जो संबंध है मैन्युफैक्चरर और एजेंट के बीच में, ये प्रिंसिपल और एजेंट वाला संबंध है। द रिलेशनशिप बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द एजेंट इज दैट ऑफ द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, राइट। मेन टर्म्स ऑफ कंसाइनमेंट ट्रेड, इस ट्रेड में, इस कंसाइनमेंट व्यापार में, इस कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन में कौन सी मेन टर्म्स है? 3 है बच्चों, कंसाइनमेंट, कंसाइनर, कंसाइनी। कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर द पर्पस ऑफ सेल ऑन कमीशन बेसिस इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। एक व्यक्ति के द्वारा, देखिए पहली बात, ट्रांसफर ऑफ गुड्स कहां से कहां? बाय वन पर्सन टू अनदर। माल क्यों भेजा? फॉर द पर्पस ऑफ सेल, बेचने के उद्देश्य से। बेचने वाले को रिवॉर्ड क्या मिलेगा? ऑन कमीशन बेसिस। क्या कहलाता है ये सारा प्रोसेस? कंसाइनमेंट। और जो पहले वाला व्यक्ति है जो माल भेज रहा है उसे कहते हैं बच्चों कंसाइनर। पहला कंसाइनमेंट, दूसरा कंसाइनर। द पर्सन हु सेंड्स गुड्स टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड कंसाइनर, और जिसको माल भेजा जाए कंसाइनी। द पर्सन यानी कि एजेंट टू होम गुड्स आर सेंड, जिसको माल भेजा गया, इज कॉल्ड कंसाइनी, वो कंसाइनी कहलाता है। इसको यहां पर पॉज करके, मैं अगर रुक के बैठूंगा तो वीडियो का साइज बढ़ेगा। मैंने ये पढ़ा दिया, समझा दिया, अब आपका काम है कि इसको पॉज करके इसे आप रजिस्टर में नोट करिए। राइट बच्चों, कंसाइनमेंट की डेफिनेशन क्लियर, कंसाइनर की डेफिनेशन क्लियर, कंसाइनी क्लियर। माल का भेजना कंसाइनमेंट, भेजने वाला कंसाइनर, और उस माल को रिसीव करने वाला कंसाइनी। आगे देखिएगा, ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कंसाइनमेंट अरेंजमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्टडी मेट में दे रखा है। ऑपरेटिंग साइकिल, कैसे ये कंसाइनमेंट साइकिल घूमती है, इस पूरे कंसाइनमेंट के दौरान होता क्या क्या है, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। सबसे पहले गुड्स आर सेंट, माल को भेजा जाता है कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को। सबसे पहला स्टेप, दिल्ली से ट्रक में 100 साइकिलें लोड हुई गुजरात के लिए। ए ने माल दिल्ली में ट्रक में लोड करा और भेजा गुजरात में बी को। तो पहला स्टेप क्या होता है कंसाइनमेंट का? गुड्स आर सेंट बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी। सेकंड, कंसाइनी में पे सम एडवांस और एक्सेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर कंसाइनर कंसाइनी में पहली बार कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर ये पहला ट्रांजैक्शन है, अगर ए बी को पहली बार माल भेज रहा है, तो ए ये डिमांड कर सकता है बी से कि बी, मैं तुमको 10 लाख रुपए का माल भेज रहा हूं, लेकिन शुरू में तुम्हें इसका 20% यानी कि 2 लाख रुपए एडवांस यानी कि सिक्योरिटी मेरे पास रखनी होगी। मैं अपने माल का कुछ भाग, एटलीस्ट कुछ भाग सिक्योर करना चाहता हूं। तो 10 लाख रुपए का माल भेजने के लिए अगर 2 लाख की सिक्योरिटी की डिमांड करता है और बी इस पे राजी होता है और ये शर्तों का हिस्सा है, एग्रीमेंट का पार्ट है, तो बी माल को रिसीव करने से पहले ए को एडवांस देगा, जिसे हम एडवांस ऑन कंसाइनमेंट कहते हैं या सिक्योरिटी ऑन कंसाइनमेंट कहते हैं। और ये एडवांस बी ए को कैश की फॉर्म में दे सकता है, एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकता है, चेक की फॉर्म में दे सकता है, या फिर वो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज को साइन कर सकता है। कैश तो खैर अब नहीं है, कैशलेस इकोनॉमी है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि या तो ये बैंक ट्रांजैक्शन होगी, या फिर हो सकता है कि ए के बी के पास पैसा नहीं है, तो वो एडवांस के नाम पर
ए के द्वारा लिखे गए बिल्स ऑफ एक्सचेंज को साइन कर दे, जो कि बी के लिए बनेगा बिल्स पेबल और ए के लिए बनेगा बिल्स रिसीवेबल। तो बच्चों पहला स्टेप, ए बी को माल भेजेगा। दूसरा स्टेप, उस माल के भेजते टाइम उसके साथ ही या फिर उसके कुछ क्षण बाद बी ए को एडवांस, या हो सकता है उससे पहले बी ए को एडवांस पे करेगा कंसाइनमेंट पर बतौर सिक्योरिटी के, माल को सिक्योर करेगा, जो कि पूरे माल की वर्थ के इक्वल नहीं होगा लेकिन हाँ उसका एक पार्ट होगा। तीसरा, कंसाइनी विल इनकर एक्सपेंसेस फॉर सेलिंग द गुड्स। जब ये माल कंसाइनर भेजेगा तो माल को भेजने में कंसाइनर के खर्चे होंगे। दिल्ली में जब कंसाइनर एज्यूम करो कि दिल्ली में और कंसाइनी गुजरात में है, जब कंसाइनर दिल्ली में ट्रक में माल को लोड करेगा तो अपने सर पे रख के लोड नहीं करेगा, लेबर को अपॉइंट करेगा। लेबर जब फैक्ट्री से 100 साइकिलें निकाल के ट्रक में लोड करेगी तो लेबर कंसाइनर से लेगी लोडिंग चार्जेस, ट्रक वाला लेगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। रास्ते में माल डैमेज हुआ तो कौन भुगतेगा? उस माल का कराना होगा इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस चार्जेस। तो यहां पर कंसाइनर जब माल दिल्ली से भेजेगा तो माल को भेजते टाइम कंसाइनर के बड़े सारे खर्चे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, अदर एक्सपेंसेस होंगे, और फ्रेट कैरेज इन्वर्ट हो सकता है, फ्रेट कैरेज कार्टेज, इसके अलावा इंश्योरेंस चार्जेस हैं, लोडिंग चार्जेस हैं, ये सारे खर्चे करेगा कंसाइनर। और माल कंसाइनर के पास से जब कंसाइनी के पास पहुंचेगा, जब ये माल गुजरात पहुंचेगा तो इस माल को गुजरात में कंसाइनी जब ट्रक से नीचे उतरवाएगा तो लेबर को अपॉइंट करेगा और लेबर को पे करेगा अनलोडिंग माल के चढ़ाने को ट्रक में लोडिंग, और माल को ट्रक से नीचे उतारने को अनलोडिंग कहते हैं। तो कंसाइनी जब गुजरात में इस माल को ट्रक से नीचे उतरवाएगा लेबर से, तो लेबर को पे करेगा अनलोडिंग चार्जेस। हो सकता है कंसाइनी भी माल का इंश्योरेंस कराए, फिर कंसाइनी के पास अपना गोडाउन नहीं है, गोडाउन को रेंट पर लेगा, फिर माल को गोडाउन तक पहुंचाने के लिए फ्रेट और कैरेज और कार्टेज पे करेगा। फिर हो सकता है कि वो इस माल की एडवर्टीजमेंट करे गुजरात में और दूसरे खर्चे करे इस माल को बेचने के लिए, जिन्हें हम कहेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। तो कंसाइनी वो खर्चे इनकर करेगा। इसके बाद कंसाइनी मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश एंड क्रेडिट सेल्स। कंसाइनी जो भी माल बेचेगा कंसाइनर का, उसका पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, कितना माल नकद बिका, कितना माल उधार बिका, कितना पैसा कलेक्ट हुआ, पूरी एक अकाउंट सेल्स तैयार करेगा। कंसाइनी प्रिपेयर्स अ समरी ऑफ रिजल्ट्स कॉल्ड एज अकाउंट सेल्स। जो मैंने अभी बोला आपसे कि अपने कंसाइनी को जब माल मिलेगा गुजरात में, तो माल के मिलने से लेकर माल के बिकने तक जो भी उसने कुछ करा है उसकी पूरी एक समरी तैयार करेगा। जिस कागज पे उस समरी को तैयार करेगा उस कागज को कहते हैं अकाउंट सेल्स। सेल्स अकाउंट मत बोल देना, सेल्स अकाउंट तो अलग चीज होती है, वो तो लेजर में खोला गया एक अकाउंट होता है। ये अकाउंट सेल्स है, ये एक डिटेल्ड समरी है। समरी तो शॉर्ट में कहते हैं, लेकिन फिर भी ये समरी इतना समराइज्ड होगा कि डिटेल इसमें भी नजर आएगी। कैसे? कंसाइनी जो भी करेगा माल को रिसीव करने से लेकर बेचने तक, जो पूरा हिसाब किताब देगा कंसाइनर को, वो राइटिंग में देगा, और जिस कागज पे इसको लिखा जाएगा पूरे इस काम को कि उसने क्या क्या करा, इस कागज पे हेडिंग होगी अकाउंट सेल्स। कंसाइनर पेज कमीशन टू द कंसाइनी, और इसके बाद कंसाइनर कंसाइनी को कमीशन पे करेगा। वैसे ये आपने साइकिल पढ़ी, ऐसा एज इट इज नहीं होगा। कंसाइनर कंसाइनी को कमीशन नहीं पे करता। कंसाइनी के पास जो पैसा होता है, कंसाइनी जब कंसाइनर का माल बेचता है, माल बेचकर जो कंसाइनी के पास पैसा आता है, कंसाइनी वो पूरा पैसा कंसाइनर को ना देकर अपनी कमीशन काट के पैसा देता है। ऐसा नहीं होता कि कंसाइनी सारा पैसा पहले कंसाइनर को भेजे फिर कंसाइनर कमीशन का अमाउंट भेजे। कंसाइनी 3 चीजें डिडक्ट करता है सेल्स के अमाउंट में से। माल किसने बेचा है? कंसाइनी ने। माल बेचकर पैसा किसके पास आया? नॉर्मली कंसाइनी के पास। कंसाइनी उस पैसे को पूरा कंसाइनर को देगा? नहीं, 3 चीजें डिडक्ट करेगा। डिडक्ट करेगा 3 चीजें। कौन सी? एक तो कंसाइनी ने जो एडवांस दे रखा है शुरू में सिक्योरिटी, वो लेस करेगा। जो कंसाइनी ने खर्चे करे हैं, क्योंकि कंसाइनी एजेंट है और एजेंट के हर एक्सपेंस के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता है। एजेंट के हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? प्रिंसिपल। तो कंसाइनी जो भी एक्सपेंसेस करेगा वो फॉर द टाइम बिंग अपनी पॉकेट से पे कर देगा, लेकिन बाद में वसूल किससे करेगा? कंसाइनर से। कैसे? हाथ जोड़कर मालिक पैसे दे दो? नहीं, कंसाइनी हाथ नहीं जोड़ेगा। कंसाइनी ने जो माल बेचा है, कंसाइनर का माल बेचकर जो पैसा आया वो अभी कंसाइनी के पास है। कंसाइनी उसमें से अपना एडवांस काटेगा जो शुरू में सिक्योरिटी दी थी, अपने सारे एक्सपेंसेस काटेगा और अपनी कमीशन काटेगा। इन तीनों को डिडक्ट करने के बाद जो बचा हुआ पैसा होगा सेल्स का, वो कंसाइनी कंसाइनर को पे करेगा। नॉर्मली ऐसा होता है।
चलिए देखिएगा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल्स। ये हम आमतौर पे डिस्कस करते हैं कि कंसाइनमेंट में और सेल्स में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस, कंसाइनमेंट में बच्चों कंसाइनर जब कंसाइनी को माल भेजता है, जब ए दिल्ली से 100 साइकिलें ट्रक में लोड करके 100 साइकिलें दिल्ली से गुजरात भेजेगा बी को, तो माल का पोजीशन, 100 साइकिलों का कब्जा, 100 साइकिलों का पोजीशन दिल्ली से ए बी को भेजेगा गुजरात में, तो गुड्स का पोजीशन वो कंसाइनी को देगा, लेकिन ओनरशिप नेवर, ओनरशिप नहीं देगा। कंसाइनर कंसाइनी को सिर्फ माल का पोजीशन देता है बच्चों, ओनरशिप कभी नहीं देता। ओनरशिप कंसाइनर अपने पास रखता है। अगर उसने बिना पैसा लिए कंसाइनी को पोजीशन भी दे दिया, ओनरशिप भी दे दी, तो कंसाइनी अगर माल बेचकर सारा पैसा रख ले और कंसाइनर को अंगूठा दिखाए, कुछ ना दे, तो कंसाइनर क्या कर लेगा? क्योंकि कंसाइनी मालिक है, मालिक अपना सामान बेच रहा है, तो इससे दूसरे को क्या प्रॉब्लम। इसलिए कंसाइनर कभी भी ओनरशिप कंसाइनी को नहीं देता, सिर्फ कंसाइनी को माल का पोजीशन देगा। माल कंसाइनी जब कस्टमर्स को बेचेगा, कंसाइनी एजेंट जब अपने राज्य में कस्टमर्स को माल बेचेगा, तो कंसाइनी के पास ओनरशिप नहीं है, फिर भी वो कस्टमर्स को, ग्राहकों को मालिक बनाएगा, ओनर बनाएगा। कैसे? डायरेक्ट ओनरशिप ट्रांसफर होगी कंसाइनर से कंसाइनी के पास। आपने एक सैमसंग का मोबाइल परचेस करा, या कोई आपने ऑटोमोबाइल या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेस करी, आपको क्या लगता है? एक बड़ा सा शोरूम है जिसमें 2 फ्लोर, 2 तो बेसमेंट है, एक अपर बेसमेंट, एक लोअर बेसमेंट, और 4 मंजिल वो ऊपर है और एक ग्राउंड फ्लोर है। तो ये जो 4 ऊपर, ग्राउंड 5 और 2 नीचे 7, ये जो 7 फ्लोर्स हैं, आपको क्या लगता है इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखी हुई हैं, जो कि कम से कम 30, 40, 50 करोड़ के आइटम्स हैं, इतने बड़े बड़े एलईडी लगे हुए हैं और इतना वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, फ्रिज रखे हुए हैं, आपको क्या लगता है ये सारे बड़े बड़े ब्रांड से इस दुकानदार ने इनको परचेस करा है, परचेस करके बेच रहा है? ये नहीं, ये कंसाइनी है और कंसाइनर है, ये ब्रांड के मालिक, ये कंपनीज। वो इन एजेंट्स को, इन कंसाइनीज को माल देती है, बेचते हैं, इनको कमीशन मिलती है और ये फिर पैसा अपने ओनर कंसाइनर को देते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों कि जब आप एक फ्रिज परचेस करते हो और फ्रिज परचेस करने के बाद जब उस वारंटी पीरियड में कोई डिफॉल्ट, कोई आता है, कोई कमी आती है, कोई डिफॉल्ट तो नहीं कहना चाहिए, कोई अगर उसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट आता है, डिफॉल्ट नहीं सॉरी डिफेक्ट, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने एक फ्रिज परचेस करा और अभी वो वारंटी पीरियड में है, उसमें कोई डिफेक्ट हो गया, कोई खराबी हो गई, फिर आप कंपनी में कॉल करते हो ना कि दुकानदार को, आपके पास कंपनी का नंबर होता है, कंपनी का टोल फ्री नंबर होता है, आप वहां कॉल करते हो और कंपनी से मैकेनिक आता है जिसको ठीक करके जाता है। क्यों भाई? आपने फ्रिज तो दुकानदार से लिया था, एक दुकान से लिया था, वहां से मैकेनिक क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो जो दुकानदार है वो उस फ्रिज का मालिक ही नहीं था, वो तो कंसाइनी, वो तो एजेंट था। एजेंट ने आपको माल बेच दिया, एजेंट का काम खत्म हुआ। अब आपका जो कनेक्शन है वो सीधा ब्रांड से है। क्यों? क्योंकि ब्रांड ने एजेंट को ओनर नहीं बनाया था, एजेंट को माल का पोजीशन दिया था और कहा था इसको बेचो, रिस्क भी हमारा, रिवॉर्ड भी हमारा, तुम्हें बदले में मिलेगी कमीशन। तो क्योंकि आपको मालूम है रिस्क किसका होता है? ओनर का। रिवॉर्ड किसका होता है? ओनर का। रिस्क एंड रिवॉर्ड आर इंसिडेंटल टू ओनरशिप, वो सब संबंधित होते हैं ओनरशिप से। जब कंसाइनर ने ओनरशिप ही नहीं दी कंसाइनी को, तो जो ओनरशिप से रिलेटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड हैं, जो इंसिडेंटल टू ओनरशिप हैं, वो तो कंसाइनर के पास ही है। कंसाइनी को तो बस बेचने के बदले में कमीशन मिलेगी, और कंसाइनी वैसे भी एजेंट है, एजेंट के हर काम के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो आपने टेलीविजन या फ्रिज खरीदा, उसमें अगर कोई डिफेक्ट हो जाता है, कोई कमी आ जाती है, तो जो मैकेनिक आएगा वारंटी पीरियड में उसको ठीक करने के लिए, वो कंपनी से आता है, उसके खर्चे कंपनी बेयर करती है क्योंकि वो ओनर थी। इसी तरह से बच्चों आप ये देखिएगा कि जब एक कोई मोबाइल होता है और जैसे उसका प्राइस अगर 30,000 रुपए प्राइस से फिक्स किया गया है कंपनी के द्वारा, तो उस मोबाइल को आप उस मोबाइल को हिंदुस्तान के किसी एक राज्य के बड़े पॉश एरिया में जाके खरीदें जहां पर बड़े अमीर लोग रहते हैं, तो वहां पर जो उसका प्राइस होगा वो 30,000 होगा। फिर आप हिंदुस्तान के किसी ऐसे राज्य के किसी ऐसे बैकवर्ड एरिया में जाइए जहां पर बहुत गरीब लोग रहते हैं, और वहां पर भी अगर वहां पर कोई दुकान है और वो मोबाइल अगर वहां मिल रहा है तो 30,000 रुपये प्राइस होगा। क्यों भाई? अमीरों के बाजार में तो प्राइस 30,000 और गरीबों के बाजार में प्राइस 15,000 होना चाहिए था। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्राइस दुकानदार नहीं डिसाइड करते, ये प्राइस कंपनी डिसाइड करती है। इस प्राइस पर दुकानदारों को बेचना होता है, तो फिर दुकानदारों को क्या मिलेगा? ये प्राइस तो कंपनी ले लेगी नहीं, इसमें एक पार्ट होता है जिसे हम कमीशन कहते हैं। इसी का एक पार्ट दुकानदार अपने पास रखते हैं कमीशन के नाम पर। और अगर कभी आपको ऐसा लगे
कि एक मोबाइल जो सब जगह 30,000 का है, एक दुकानदार आप पे बड़ा मेहरबान हो गया और उसने आपके 300 रुपए कम कर दिए, और जो सब जगह 30,000 एक दाम था मोबाइल, वो किसी एक दुकान पर आपको 29,700 का मिल गया। आपने कहा देखो ये भी तो है अच्छा इंसान, इसने 300 कम करे, देखो सेलिंग प्राइस कम हुआ नहीं हुआ? नहीं, सेलिंग प्राइस कम नहीं हुआ, इसने अपनी कमीशन कम कर दी। ये कंपनी को उतना ही पे करेगा जितना बाकी के दुकानदार पे करते हैं। कंपनी ने अगर कमीशन अगर 10% रखी थी तो 30,000 में इसकी कमीशन 3,000 थी। अब सब लोग 30,000 का बेच रहे हैं क्योंकि यही प्राइस है उसका, लेकिन इसने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, चुपके से 29,700 में मोबाइल आपको दे दिया। तो कंपनी को तो ये 27,000 ही देगा, इसने जो 300 कम करे हैं वो अपनी कमीशन में से कम करें। जो 3,000 इसको मिलने वाला था उसमें से 300 का इसने फायदा आपको देकर अपने पास 2700 की कमीशन रखी। राइट बच्चों, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि कंसाइनमेंट और सेल्स में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस ये है कि कंसाइनमेंट में जब कंसाइनर कंसाइनी को माल देता है तो खाली माल का पोजीशन देता है, ओनरशिप नहीं देता। ऐसा सेल्स में नहीं होता। सेल्स में सेलर बायर को सामान बेचने के बाद न सिर्फ माल का, सेलर बायर को सिर्फ माल का न सिर्फ पोजीशन देता है बल्कि हाथ के हाथ ओनरशिप भी दे देता है। देखिएगा पहला डिफरेंस बच्चों, कंसाइनमेंट एंड सेल्स। पहला डिफरेंस देखिएगा, कंसाइनमेंट के अंदर ओनली पोजीशन ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर बट नॉट द ओनरशिप, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। सेल्स में देखिएगा, पोजीशन ऑफ गुड्स एज वेल एज ओनरशिप ऑफ गुड्स बोथ आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, दोनों ट्रांसफर होते हैं। चलिए सेकंड पर आ जाइए। देखिए कंसाइनमेंट में कंसाइनर कंसाइनी को माल का पोजीशन देता है, ओनरशिप नहीं देता, क्योंकि उसने कंसाइनी को ओनरशिप नहीं दी तो रिस्क एंड रिवॉर्ड कंसाइनर का है। कंसाइनर प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल एजेंट के हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब दिल्ली से ये 100 साइकिल ट्रक में लोड करके गुजरात भेजेगा बी को, तो माल को भेजने में और लोड करने में जितने भी खर्चे होंगे वो कंसाइनर पे भी करेगा और बेयर भी करेगा। फिर ये माल जब कंसाइनी के पास पहुंचेगा गुजरात, तो कंसाइनी इस माल को ट्रक से जब नीचे उतरवाएगा और गोडाउन में रखवाएगा और गोडाउन का किराया देगा, उस टाइम उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कंसाइनी अपनी पॉकेट से पैसा पे कर देगा। लेकिन कंसाइनी अपनी पॉकेट से सिर्फ पे करेगा, उन्हें बियर नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। कंसाइनी अपनी पॉकेट से खर्चे पे करने के बाद जब इस माल को बेचेगा और बेचकर पैसा आएगा तो इसमें से अपने सारे खर्चे काटेगा जो उसने करे थे, क्योंकि कंसाइनी के सारे एक्सपेंसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन उनको बर्दाश्त और बियर करेगा? कंसाइनर। क्यों? कंसाइनी एजेंट है। वो कमीशन लेकर अगर खर्चे बियर करेगा तो पता चला कमीशन से ज्यादा तो खर्चे हो गए, तो वो तो और उल्टा नुकसान में चला गया। एजेंट किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। एजेंट का काम है माल का बेचना, एजेंट के सारे एक्सपेंसेस प्रिंसिपल बियर करेगा। तो कंसाइनमेंट में ऑल एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय द कंसाइनर वेदर दे हैव बीन इनकर्ड बाय द कंसाइनर और बाय द कंसाइनी। खर्चे चाहे कंसाइनर ने करे हो चाहे कंसाइनी ने करे हो, बियर कंसाइनर करेगा। कंसाइनी पे तो कर देगा लेकिन बाद में उनको वसूल करेगा कंसाइनर से। सेल्स में ऐसा नहीं होता। सेल्स में जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही सेलर से बायर के पास, अगर कोई एक्सपेंस होता है तो सेलर बियर करेगा। लेकिन एक बार अगर ओनरशिप सेलर ने बायर को दे दी, माल बेचकर वारंटी कार्ड बना के दे दिया, ओनरशिप बायर के नाम कर दी, अब ओनरशिप ट्रांसफर होने के बाद ओनरशिप से रिलेटेड जो रिस्क एंड रिवॉर्ड जो एक्सपेंसेस हैं वो बायर बियर करेगा। अगर आप किसी शॉप पर गए और आपको कोई टेलीविजन या कोई वॉशिंग मशीन आपको पसंद आई लेकिन उसमें कोई डिफेक्ट है, या आप चाहते हैं कि भाई आपको ये वाला नहीं, आपको दूसरा मॉडल चाहिए जो कि वहां प्रेजेंट नहीं है दुकान में, हाँ उस दुकानदार के गोडाउन में रखा हुआ है, अब गोडाउन दूर है, दुकानदार ने गोडाउन से जो मॉडल आपको चाहिए वॉशिंग मशीन का वो दुकान में नहीं है, गोडाउन में है, दुकानदार ने गोडाउन से मंगवाया, ऑटो में रखकर वो आया या रिक्शे में रखकर आया और उस रिक्शे वाले ने या उस ऑटो वाले ने 100 रुपए ले लिए, तो ये 100 रुपए कौन बेयर करेगा? कस्टमर। बिल्कुल नहीं, अभी तक माल बिका ही नहीं, ओनरशिप ग्राहक को मिली नहीं, तो वो क्यों खर्चा बेयर करेगा? ये जो रिक्शे वाले का 100 रुपया है जो गोडाउन से रिक्शे में रखकर वो उस वॉशिंग मशीन को दुकान तक लाया, ये 100 रुपए दुकानदार बेयर करेगा, क्योंकि अभी तक ओनरशिप दुकानदार के पास है। अब क्या होगा? अब इस वॉशिंग मशीन को बायर ने परचेस करा, बिल बना, इनवॉइस बना, पेमेंट हो गई, ओनरशिप बायर को मिल गई। अब बायर उसी रिक्शे में रखकर, जिस रिक्शे में ये गोडाउन से दुकान तक आया था, उसी रिक्शे में इसको रखकर अपने घर ले जाना चाहता है और वहां पर रिक्शे वाला कह रहा है कि मैं 100 रुपए लूंगा। ये 100 रुपए अगर ग्राहक कहे दुकानदार से, भाई साहब जरा 100 रुपए देना, वो कहेगा भाई साहब ऐसा है मैं 1 रुपए नहीं दूंगा, आप इसे घर लेके ना जाएं, यहीं दुकान के बाहर रख के बैठ जाएं।
यहीं लाके अपने सड़क पे कपड़े धो लिया करो। मैं जिम्मेदार नहीं हूं कि वॉशिंग मशीन कहाँ तुम अब लेके जाओगे। और क्या, आप देखिएगा कभी आप फ्रिज, टेलीविजन या कोई भी एसेट्स आप परचेस करते हो, जब वो आपके घर पे डिलीवर होती है तो जो डिलीवर करता है रिक्शे वाला या ट्रक या टेम्पो वाला, उसके चार्जेस आपको ही पे करने होते हैं, क्योंकि ओनरशिप। इसका रीजन कोई आप पर ये वो नहीं है बर्डन कि यार मैं खरीद रहा हूं तो क्या मैं गलत काम कर रहा हूं, मैं खर्चे भी पे करूं। अरे भैया, ओनर हैं आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? ओनर हैं आप। अगर आप ओनर हैं तो रिस्क और एक्सपेंस और रिवॉर्ड आप ही का होगा। बाइक आपने खरीदी, चलाएंगे आप तो उसको ठीक भी तो आप कराएंगे और पेट्रोल भी आप ही डलवाएंगे। तो जो भी एक्सपेंस होगा ओनर का होता है। तो कंसाइनमेंट में, क्योंकि कंसाइनमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुई, इसलिए सारे एक्सपेंसेस हमेशा कंसाइनर बेयर करेगा। लेकिन सेल्स में ओनरशिप ट्रांसफर हुई है तो सेल्स से पहले के एक्सपेंसेस सेलर बेयर करेगा और सेल्स के बाद के एक्सपेंसेस बायर बेयर करेगा। तीसरा डिफरेंस बच्चों, तीसरा, मैं पहले चलो दूसरा आपको लिखवा दूं। दूसरा लिखो आप। सेकंड डिफरेंस, ऑल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द कंसाइनर वेदर दे हैव बीन इनकर्ड बाय द कंसाइनर और बाय द कंसाइनी। हाँ बच्चों, सभी खर्चे बेयर करेगा कंसाइनर, चाहे वो इनकर किए हो कंसाइनर ने, चाहे वो इनकर किए हो कंसाइनी ने। लेकिन सेल्स में ऐसा नहीं होगा। जो एक्सपेंसेस बिफोर सेल है उन्हें कौन बेयर करेगा बच्चों? सेलर। और जो एक्सपेंसेस आफ्टर सेल है उन्हें कौन बेयर करेगा? बायर। राइट। चलो तीसरे डिफरेंस पर आ जाओ। ये बताओ, कंसाइनमेंट में हमेशा ओनरशिप किसके पास रहती है? कंसाइनर के पास। तो रिस्क भी किसका होगा? कंसाइनर का। अगर दिल्ली से 100 साइकिलें जब ट्रक में लोड हो रही थी, 5 साइकिल या 2 साइकिलें डैमेज हो गई लोड करते टाइम, वो लॉस किसका? कंसाइनर का। चलो 100 साइकिलें सही से लोड हो गई ट्रक में, ट्रक वाला दिल्ली से चला गुजरात, रास्ते में जब वो ट्रक चला रहा था तो कुछ सड़क खराब थी या वो ट्रक सही से नहीं चला रहा था या साइकिलों को सही से ट्रक में रखा नहीं गया था और 2, 4, 3, 5, 10 साइकिलें डैमेज हो गई। इस लॉस को कौन बेयर करेगा? कंसाइनर, यानी कि ए। चलो माल सही से पहुंच गया कंसाइनी के पास। कंसाइनी के पास जब ये माल पहुंचा, कंसाइनी का मूड खराब था, वो लड़का आया था घर से। तो कंसाइनी जब ट्रक से माल उतरवा रहा था अपने सामने, तो लेबर सही से माल नहीं उतार रही थी, उठा उठा के साइकिलें फेंक रही थी नीचे, तब भी कंसाइनी कुछ नहीं बोला। और कंसाइनी की नेग्लिजेंस की वजह से, उसकी लापरवाही की वजह से नुकसान हुआ। अगर उनके एग्रीमेंट में इस बारे में कोई क्लॉज नहीं डाला गया कि नेग्लिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कंसाइनी होगा, अगर ऐसा कोई क्लॉज एग्रीमेंट में नहीं है तो इस लॉस को भी कौन बेयर करेगा? कंसाइनर ए। चलो माल को सही से उतारा, गोडाउन में रखा, गोडाउन में रखने के बाद लॉस हो गया, वो भी गोडाउन में रखने के 15 दिन, 20 दिन, महीने भर बाद लॉस हुआ, तो भी कौन बेयर करेगा? कंसाइनर ए। अगर कोई उनके पास, उनके एग्रीमेंट में कोई एक्स्ट्रा क्लॉज नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, तो ये नियमों के अनुसार, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप के अनुसार इस नुकसान को हमेशा कंसाइनर बेयर करेगा, क्योंकि उसके पास ओनरशिप है। नुकसान हमेशा मालिक का होता है। अगर बाइक आपकी है और आपने बाइक अपने फ्रेंड को दे दी, फ्रेंड ने बाइक को ठोक दिया कहीं दीवार पर, खंबे पे मार दिया, बाइक स्लिप हो गई, बाइक को नुकसान हुआ, अगर क्या होगा? अगर आपका फ्रेंड उसको ठीक ना कराए तो आप क्या करोगे? फ्रेंड के साथ मारपीट करोगे, दोस्ती खत्म करोगे, लेकिन अल्टीमेटली लॉस आपका होगा, क्योंकि ओनर आप हैं तो रिस्क आपका होगा। जब आप अपनी कार की चाबी, अपने कार की किसी को देते हैं कि जरा इसको साइड में कर दो, अगर वो साइड में करते टाइम कहीं खंबे पे मार दे तो आप उसके साथ मारपीट करेंगे? क्या पता वो बॉडी बिल्डर हो, वो ज्यादा आपको मारे, और उसमें कोई लीगल सूट फाइल करेंगे। किस बिहाफ पर भाई? चाबी उसने छीनी थी आपसे, या उसने कहा था मैं ही पाक करूंगा, आपको नहीं आती पाक करना? उसने क्या कहा था आपसे? उसने कुछ नहीं कहा था, आपने की देके कहा था कि इसे पाक कर दो। जब वो आपने उसको की देके कहा कि इसे पाक कर दो, तो वो आपके बिहाफ पर एज एन एजेंट काम कर रहा था, और उसके लिए अगर गाड़ी को ठोक दिया तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हैं, क्योंकि आपने अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से चाबी उसको देकर पाक करने के लिए कहा था। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि कंसाइनमेंट में रिस्क हमेशा कंसाइनर का होगा, लॉस कहीं पर भी हो। सेल्स में ऐसा नहीं है। सेल्स में ओनरशिप ट्रांसफर होने से पहले अगर नुकसान हो जाए, टेलीविजन दिखाते टाइम सेलर के जो सेल्समैन उसके हाथ से गिर गया और टूट गया, तो इस नुकसान को सेलर बेयर करेगा। लेकिन अगर एक बार सेल्स हो गई, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, और उसके बाद अगर वो गुड्स डैमेज हो जाती है, टेलीविजन डैमेज होता है ओनरशिप ट्रांसफर होने के बाद, तो ये नुकसान बायर का होगा, क्योंकि ओनर बायर है। बच्चों, जो लॉस है, जो एक्सपेंसेस हैं, ये हमेशा किससे इनसे जुड़े हुए होते हैं? संबंधित होते हैं। ये संबंधित होते हैं ओनरशिप से। तो कंसाइनमेंट में कंसाइनर ओनरशिप हमेशा अपने पास रखता है, कभी ट्रांसफर नहीं करता, तो रिस्क ऑफ लॉस हमेशा उसी के साथ रहेगा। सेल्स में रिस्क ऑफ लॉस सेल्स से पहले सेलर का और सेल्स के बाद बायर का। ये तीसरा डिफरेंस है।
रिस्क ऑफ लॉस ऑलवेज रिमेन्स विद द कंसाइनर और रिस्क ऑफ लॉस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। चौथा और आखिरी डिफरेंस, ये बताइए कंसाइनर माल किसको देता है? कंसाइनी को। कंसाइनी माल क्यों बेचता है? क्योंकि उसको आदत है माल बेचने की, उसे मजा आ रहा है? नहीं, कंसाइनी को कमीशन मिलती है। सेलर क्यों माल बेचता है? क्योंकि उसके बदले में प्रॉफिट मिलता है। सेलर का मोटिव होता है प्रॉफिट। बच्चों, सेलर का मोटिव है प्रॉफिट और कंसाइनी का मोटिव है कमीशन। गुड्स आर सोल्ड बाय द कंसाइनी अगेंस्ट द कमीशन। Goods are sold by the seller against the profit. These are four major differences between consignment and sales. Right बच्चों? तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आ जाइए कमीशन पर। टाइप्स ऑफ कमीशन। ये बताइए कंसाइनर जब कंसाइनी को माल देता है बेचने के लिए तो कंसाइनी को बदले में क्या मिलता है? कंसाइनी को मिलता है बदले में कमीशन। जो कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को देता है वो मैक्सिमम 3 प्रकार की है। ऑर्डिनरी कमीशन, डेलिक्रेटर कमीशन और ओवर राइडिंग कमीशन। तो कमीशन जो कंसाइनर कंसाइनी को देगा माल बेचने के बदले में, वो कमीशन 3 तरह की कमीशन दे सकता है और ये तीनों एक दूसरे के बदले में नहीं है, एक दूसरे के साथ हैं। ऐसा नहीं है ये देंगे तो ये नहीं मिलेगी, ये देंगे तो ये नहीं मिलेगी। तीनों कमीशन भी कंसाइनर कंसाइनी को दे सकता है। इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं, तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं। एक एक करके समझाता हूं। अभी नाम क्लियर आपको? ऑर्डिनरी कमीशन, डेलिक्रेटर कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन। पहले ऑर्डिनरी, एक बार ओरली समझाता हूं, फिर राइटिंग में इसके नोट्स बनवाऊंगा। चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं बच्चों ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन वो है जो कंसाइनर कंसाइनिंग को सिर्फ इसलिए देता है कि तुम मेरा माल बेचो। जैसे मैंने आपसे कहा कि ए दिल्ली में है, बी गुजरात में है। ए दिल्ली में बाइसिकल्स का उसका बिजनेस है, वो बाइसिकल्स का मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर भी है। वो बाइसिकल्स में मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, ट्रेडिंग भी करता है, माल को प्रोड्यूस करता है फैक्ट्री में और अपने शोरूम में रख के बेचता भी है। अब जब वो अपना एजेंट गुजरात में मिस्टर बी को अपॉइंट करता है और बी को अपना माल देता है बेचने के लिए और बी से कहता है बी तुम मेरी साइकिलों को गुजरात में बेचो और सेल्स पर, ग्रॉस सेल्स पर, टोटल सेल्स पर या नेट सेल्स पर मैं तुमको कमीशन दूंगा 10%। जितने का तुम माल बेचोगे उस माल पर जो नेट सेल्स होगी तुम्हारी उस पर मैं तुमको 10% से कमीशन दूंगा। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी मतलब सिंपल। ऑर्डिनरी कमीशन को आप सिंपल कमीशन भी कह सकते हैं। ये वो कमीशन है जो सिंपली माल को बेचने के लिए दी जाती है। आइए, ये तो पहली कमीशन थी ऑर्डिनरी। दूसरी डेलिक्रेटर। ये बताइए एजेंट के हर काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रिंसिपल। अब मान लीजिए दिल्ली से माल गुजरात गया और गुजरात में एजेंट ने कंसाइनर्स की परमिशन से माल गुजरात में नकद बेचा तो उधार भी बेचा, और जो माल उधार बेचा गुजरात में बी ने, वो उधार माल जो बेचा, वो लोग जिनको माल बेचा वो बने डेटर्स। और जब डेटर से पैसा कलेक्ट करा तो कुछ पैसा कलेक्ट नहीं हो पाया जो कि बैड डेट्स बन गया। अब जो पैसा क्रेडिट सेल्स का मारा गया, जो बैड डेट्स बना, इस बैड डेट्स को कौन भुगतेगा? कंसाइनर। अरे माल किसने बेचा था? कंसाइनर ने गुजरात में। तो ये कंसाइनर की ड्यूटी है, ये उसकी लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो पैसा कलेक्ट करे। लेकिन अगर वो नहीं कर पाता तो वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसने अपना पूरा दम लगाया, कंसाइनर को सेटिस्फाई करा कि मैंने पूरी कोशिश करी। कंसाइनर तुम भी कोशिश करके देख लो, कंसाइनर ने भी पूरा ट्राई करा। जब पैसा रिकवर नहीं हुआ तो अल्टीमेटली इस नुकसान को कौन भुगतेगा बच्चों? इस नुकसान को भुगतेगा कंसाइनर, और कंसाइनर को डबल लॉस होगा। एक तो बैड डेट्स का पैसा रिकवर नहीं हुआ, उल्टा उसके बावजूद उस पर कमीशन भी देनी पड़ेगी कंसाइनी को। कंसाइनी की कमीशन सेल्स पर थी, रिकवरी पर नहीं थी कि जितना तुम रिकवर करोगे। कंसाइनर ने कंसाइनी से ये थोड़ी कहा था कि माल बेचकर जो पैसा रिकवर करोगे उस रिकवरी के ऊपर मैं तुम्हें 10% दूंगा। कंसाइनर ने कंसाइनी से कहा था जो माल बेचोगे, बेचकर जो नेट सेल्स का अमाउंट होगा मैं उसके ऊपर तुम्हें कमीशन दूंगा। तो कंसाइनी सेल्स कर चुका है, कमीशन बन चुकी है, पैसा रिकवर नहीं हुआ, ये एक अलग बात है। रिकवरी पर नहीं थी, कमीशन सेल्स पर थी और सेल्स हुई है। भले बैड डेट्स हुआ, सेल्स तो हुई है। तो कंसाइनर को डबल लॉस होगा। एक तो पैसा मारा गया, सेल्स का पैसा नहीं मिला, माल फ्री में चला गया, उल्टा जो माल बिका जिस पर पैसा भी नहीं मिला उस पर कमीशन अलग से देनी पड़ गई। तो ये इतना बड़ा जोखिम है जिसकी वजह से कंसाइनर माल भेज तो देता लेकिन टेंशन में रहता है कि होगा क्या, कंसाइनी का कहीं फोन ना आ जाए। मोबाइल पे आने वाली कॉल से घबराता है कभी कंसाइनी का कॉल आ जाए और वो ये कहे सर माल तो बिका लेकिन बैड डेट्स हो गया।
कंसाइनर को ये डर रात दिन परेशान करता है और रात को सोने नहीं देता, क्योंकि अगर मान लो कंसाइनर ने दिल्ली से माल गुजरात भेजा और रास्ते में माल डैमेज हो गया या लोड करते टाइम डैमेज हुआ या अनलोडिंग के टाइम डैमेज हुआ, गोडाउन में रखने के बाद डैमेज हुआ या आग लग गई, इन सब जोखिमों से कंसाइनर कभी नहीं घबराता, क्योंकि वो इस माल का इंश्योरेंस करा देता है। माल का इंश्योरेंस हो गया तो अगर माल का डैमेज कहीं पर भी हो तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा। लेकिन बच्चों अगर माल बिक गया और बैड डेट्स हो तो बैड डेट्स का इंश्योरेंस कैसे होगा? बैड डेट्स का तो इंश्योरेंस नहीं होगा, लोगों की नियतों का तो इंश्योरेंस नहीं होगा, उनकी इंटेंशन का तो इंश्योरेंस नहीं होगा। तो यहां पर अब क्या करे कंसाइनर, क्योंकि सारे जोखिमों से बचने का तरीका है इंश्योरेंस, लेकिन बैड डेट्स का तो इंश्योरेंस भी नहीं होता। अब बैड डेट से कैसे बचे कंसाइनर? उसके बचने का तरीका है डेल क्रेडिटर कमीशन। यह कमीशन है जो बचाएगी उसको। कंसाइनर कंसाइनी के पास गया, ए ने बी के सामने एक प्रपोजल रखा कि बी, तुम्हारे और मेरे बीच में क्या तय हुआ था, कमीशन कितने परसेंट? बोला सर 10%। कह रहा मैं इसको 20 कर दूं। कंसाइनी कह रहा अरे इतनी मेहरबानी क्यों, जब मैंने कहा था 10 का 12 कर दो, तुमने मुझसे 1 घंटा तुम मेरे आगे रोए थे और तुमने मुझसे कहा था मैं कितना परेशान हूं, कितने मेरे खर्चे होते हैं, 12 कैसे कर दूं? 12 करने से अच्छा है मैं सुसाइड कर लूं, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। 10 का 12 कैसे कर दूं? मुझे तो खुद प्रॉफिट नहीं हो रहा। 10 का 12 नहीं कर रहे थे, आज अचानक का अगर 20 कर दिया, ऐसा क्या हो गया? कोई बात हो गई? कंसाइनर कह रहा है देखो मेरी बात सुनो, कमीशन तो मैं तुम्हें 10% दूंगा, 20 नहीं दे रहा। मेरी पूरी बात सुनो, माल बेचने के बदले में जो कमीशन है वो तो 10% है। मैं 10% जो तुम्हें और एक्स्ट्रा कमीशन देने के लिए कह रहा हूं, जो 20 करूंगा, उसका रीजन है अगर कंसाइनी तुम मेरे साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट करो, एक लीगल एग्रीमेंट करो कि तुम बैड डेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लो। माल बेचकर मुझे मेरे माल का पूरा पैसा देना या फिर मेरा माल वापस करना, या तो मेरा माल मुझे वापस करना या उसका पैसा देना, लेकिन बैड डेट्स का कॉल मेरे पास ना आए। अगर मेरा पैसा फंसता है, मरता है, तुम उधार माल बेचते और बैड डेट्स हो जाता है, तो कंसाइनी उस बैड डेट्स की जिम्मेदारी अगर तुम अपने ऊपर ले लो तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बदले में मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा और तुम्हारी कमीशन डबल कर दूंगा। कंसाइनी ने सोचा कि बैड डेट्स में होने नहीं दूंगा, मैं इसका माल उधार बेचूंगा ही नहीं, और बिका तो बड़े सारे पेपर साइन कराऊंगा, इतने प्रूफ के साथ उधार माल बेचूंगा, इतने अच्छे से उधार माल बेचूंगा कि पैसा पक्का रिकवर हो। मैं बैड डेट से पूरी तरह से बचूंगा और बैड डेट्स होने नहीं दूंगा, लेकिन हाँ इस चक्कर में कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं, मेरी इनकम डबल हो रही है। कंसाइनी बोला कंसाइनर मूर्ख है, बोला नहीं सोच रहा है, कंसाइनर मूर्ख है। अगर ये 10 का खाली 12 भी कर देता ना तो भी मैं राजी हो जाता। ये तो 20 कर रहा है, जोश में रहता है, जोश में होश खो देता है। ये कंसाइनी कह रहा है तो जोश में होश खो दिया इसने, 20 कर रहा है। कंसाइनी ने आगे फिर भी ड्रामा करा, कंसाइनर तुम मुझ पे जुल्म कर रहे हो, देखो तुम अत्याचार कर, अत्याचारी हो तुम। अब ये बैड डेट्स का तुमने जोखिम मुझ पे डाल दिया, लेकिन कोई नहीं, तुम अच्छे इंसान हो, जाओ मैंने तुम पर एक मेहरबानी करी, चलो मैं राजी हूं। कंसाइनी अंदर से बहुत खुश है, इनकम डबल हो गई, लेकिन दिखा कैसे रहा है, अरे चलो कंसाइनर कोई नहीं, तुम करो अत्याचार मुझ पर, कोई बात नहीं भाई, तुम अच्छे इंसान हो, मैं राजी हूं, कर दो मेरी कमीशन 20%, मैं भुगत लूंगा बैड डेट्स। और एक रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया उसके साथ। कंसाइनी अंदर से खुश है, कंसाइनर भी अंदर से खुश है, क्योंकि उसको पिछली कई रातों से नींद ही नहीं आई थी। कंसाइनर रात में भयानक भयानक सपने देखता था कि रात में उसे फोन की बेल सुनाई देती थी, रात में कंसाइनी उसके सामने आता था सोते में और कहता था पता क्या हुआ, खुश हो जाओ सारा माल बिक गया। कंसाइनर सपने में खुश हो जाता था, फिर कंसाइनी कहता था लेकिन सारा बैड डेट्स हो गया। कंसाइनी सपने में रोने लगता था, कंसाइनर। तो कंसाइनर को रात में भयानक सपने आते थे, रात में नींद नहीं आती थी, डरता था कि बैड डेट्स ना कर दे कंसाइनी। अब वो डर खत्म हो गया। कंसाइनर इसलिए खुश है कि चलो मेरा प्रॉफिट थोड़ा और कम हो गया, क्योंकि इसकी कमीशन डबल कर दी मैंने, तो मुझे और कम प्रॉफिट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आग लग गई माल में, चोरी हो गया और पानी में बह गया, मेरा माल पूरा बर्बाद हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देगी। और अगर बैड डेट्स हो गया तो ये कंसाइनी भुगतेगा और मुझे मेरा पैसा दे देगा। तो कम से कम किसी भी प्रकार के नुकसान से अब मैं निश्चिंत हूं कि मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। आग लगे, चोरी हो, बैड डेट्स हो, क्या फर्क पड़ता है, मुझे मेरा पैसा मिलेगा। इन सारे नुकसानों से बचने के लिए अगर मुझे अपना प्रॉफिट रिड्यूस करना पड़ा और उसकी कमीशन डबल करनी पड़ी, कोई बात नहीं। कंसाइनर भी सेटिस्फाइड है, कंसाइनी भी सेटिस्फाइड है, और एक कमीशन और ऐड हो गई, डेल क्रेडिटर कमीशन।
अब बच्चों ऐसा नहीं है कि डेल क्रेडिटर कमीशन कंसाइनर पे करेगा तो ऑर्डिनरी कमीशन पे नहीं होगी। अरे दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ऑर्डिनरी कमीशन तो माल को बेचने के लिए है और डेल क्रेडिटर कमीशन बैड डेट से बचने के लिए है। तीसरी, ओवरराइडिंग कमीशन। ये क्या होती है? ओवरराइडिंग, तेज दौड़ना, कंसाइनी को घोड़ा बना दिया, और दौड़ और माल बेच और अच्छे से मेहनत कर। हार्ड वर्क करने के लिए उसे एक्स्ट्रा कमीशन दी जा रही है। और हार्ड वर्क वो कैसे करेगा समझिएगा, सुनिएगा। कंसाइनर ने कंसाइनी को 100 साइकिल भेजी दिल्ली से गुजरात और कहा देखो कंसाइनी, ये जो साइकिलें हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही एक साइकिल की 1000 है, लेकिन जो तुम इसे बेचोगे गुजरात में तो उसका जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस नहीं बच्चों, मिनिमम सेलिंग प्राइस, यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस को हम कहते हैं इनवॉइस प्राइस। तो सेलर बोला, कंसाइनर ने कहा कंसाइनी सुनो, इन साइकिलों का जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है, जो इनवॉइस प्राइस है, वो 1400 रुपए है। 1400 से कम की नहीं बेचना, अगर कम की बेची तो 1400 लूंगा मैं तुमसे। हाँ, ज्यादा के बेचोगे तो मेहरबानी है। कंसाइनी बोला कमीशन तो मेरी 10% है, 1400 पर 140 रुपए पर बाइसिकल, तो मैं ज्यादा का क्यों बेचूं, मुझे क्या फायदा 10% के लिए। कंसाइनर बोला नहीं कंसाइनी सुनो, अगर तुमने मेरी साइकिल को इनवॉइस प्राइस पर, इनवॉइस से कम तो सोचना भी नहीं, सपने में भी नहीं बेचना, इनवॉइस प्राइस से नीचे तो बेचना ही नहीं। लेकिन अगर इनवॉइस प्राइस पर तुमने साइकिल को बेचा, 1400 में बेचा, 1000 तो इसकी कॉस्ट है, लागत है 1000, लेकिन तुम्हें 1400 का बेचना है क्योंकि मेरे खर्चे हैं और मेरा प्रॉफिट है, फिर मैं तुम्हें कमीशन भी दूंगा, वो सभी नहीं 400 में से होगा जो मैंने कॉस्ट के ऊपर ऐड करा है। कंसाइनर बोला कंसाइनी 1400 का बेचोगे तो कमीशन है तुम्हारी ऑर्डिनरी 10%, और अगर तुमने कस्टमर को देखते हुए, मार्केट में डिमांड को देखते हुए, अगर मेरी बाइसिकल को इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पर बेचा, इनवॉइस प्राइस से ज्यादा प्राइस पर बेचा, फॉर एग्जांपल अगर तुमने मेरी बाइसिकल्स को बजाय 1400 के 1500 में बेचा, तो सुनो 1500 के मैं 2 टुकड़े करूंगा, 1400 अलग 100 अलग, 1400 पे दूंगा वही कमीशन ऑर्डिनरी 10%, लेकिन वो जो 1400 के ऊपर जो 1500 में 100 एक्स्ट्रा है उस पर तुम्हारा 40% होगा, 40%, 10 नहीं 40, 40 रुपए तुम्हारे 60 मेरे, क्योंकि मैं तुम्हें ज्यादा इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम और ज्यादा पर बेचो, क्योंकि जितना ज्यादा पर बेचोगे उतना एक्स्ट्रा अमाउंट मेरे पास आएगा। मैं ये नहीं देख रहा कि 40 जा रहा है तुम्हारे पास, मैं ये देख रहा हूं कि जो 60 मेरा नहीं था वो आ रहा है मेरे पास। तो इनवॉइस प्राइस तक अगर सेल्स करोगे तो ऑर्डिनरी कमीशन, इनवॉइस प्राइस के जो ऊपर वाला भाग होगा, जो सेल्स का वो पार्ट होगा जो एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस होगा, उस पर एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, ओवरराइडिंग कमीशन, और वो 40% होगी तुम्हारी। दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग कमीशन। बच्चों आमतौर पे ओवरराइडिंग कमीशन कंसाइनी को इनवॉइस प्राइस से ज्यादा प्राइस पर बेचने के लिए दी जाती है, लेकिन वो जो ओवरराइडिंग कमीशन है बच्चों, उसकी कैलकुलेशन टोटल सेल्स पर नहीं होती, बल्कि उस पोर्शन पर होती है जो इनवॉइस प्राइस के ऊपर वाला है। अब मैं इसके नोट्स बनवा रहा हूं। पहले ऑर्डिनरी कमीशन, दिस इज द बेसिक कमीशन, ये तो बेसिक कमीशन है जो देनी ही देनी है, विच इज गिवन बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी एज अ फिक्स्ड परसेंटेज। इसकी परसेंटेज फिक्स्ड होती है, 10, 12, 15 जो भी है, ऑन ग्रॉस सेल्स। लेकिन बच्चों ग्रॉस सेल्स में से अगर मान लो कस्टमर सेल्स रिटर्न्स कर दें, अगर कस्टमर्स के साथ ये कंडीशन हो कि वो माल वापस कर सकते हैं, तो जो ये नेट सेल्स आएगी, तब जो माल बिका एक्चुअल में वो तो नेट सेल्स है, तब कमीशन नेट सेल्स पे निकलेगी। हाँ, अगर क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न्स नहीं है तो कमीशन ग्रॉस सेल्स पे निकलेगी, अगर सेल्स रिटर्न्स हैं तो कमीशन नेट सेल्स पे निकलेगी। राइट। डेल क्रेडिटर कमीशन, दिस इज, ये बैड डेट से बचने के लिए देता है कंसाइनर कंसाइनी को। दिस इज एन एडिशनल कमीशन, कितने प्यार से लिखा हुआ है एडिशनल, ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो, वो ये ना सोचे कि ऑर्डिनरी के बदले में ये मिलेगी तो ऑर्डिनरी नहीं मिलेगी, नहीं, ऑर्डिनरी तो मिलेगी, ये एडिशनल है, अलावा, ऑर्डिनरी के अलावा मिलेगी। दिस इज एन एडिशनल कमीशन पेबल टू द कंसाइनी फॉर टेकिंग ओवर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग मनी फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर से पैसा निकलवाना है, उसके बदले में रिवॉर्ड है ये।
फॉर टेकिंग ओवर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से पैसा निकलवाए बैड डेट्स ना हो, उसके बदले में रिवॉर्ड मिल रहा है। अगर फिर भी बैड डेट्स हुआ तो भुगते अपने आप कंसाइनर नहीं भुगतेगा। तो ये रिवॉर्ड है, ये एक फोर्स है उसके लिए कि तू पैसे निकलवा ले, कलेक्शन करवा ले, कस्टमर से पैसा निकलवा ले। इन केस अगर फिर भी वो पैसा नहीं निकलवा पाता तो आपको मालूम है क्या होगा। इन केस द कस्टमर्स डू नॉट पे, अगर उसकी कोशिशों के बावजूद कस्टमर्स पूरा पैसा नहीं पे करते हैं, द कंसाइनी टेक्स ओवर द लॉस ऑफ बैड डेट्स इन हिज बुक्स, तो कंसाइनी इस नुकसान को अपनी किताबों में लेकर आएगा। इस नुकसान का कंसाइनर से कोई ताल्लुक नहीं, राइट। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, अब ये एक आसान डेफिनेशन है। इन अदर वर्ड्स, दिस इज द कमीशन which is given by the consignor to the consignee in order to cover the risk of loss due to bad debts. ये वो एडिशनल कमीशन है जो कंसाइनर कंसाइनी को देता है बैड डेट से होने वाले जोखिम से बचने के लिए, राइट। तीसरा, ओवरराइडिंग, समझा चुका हूं, ये एक एडिशनल कमीशन है। ये कमीशन बच्चों उस प्राइस पे उस सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होती है जो इनवॉइस प्राइस से ऊपर है। जैसे एक आइटम है, इसका कॉस्ट जो लागत है वो 1000 है और कंसाइनर ने कंसाइनी से कहा 1400 से कम की नहीं बेचना, इनवॉइस प्राइस 1400 है, कंसाइनर ने इसको बेचा 1500 का। अब ऑर्डिनरी कमीशन है 10%, वो किस में निकलेगी, इनवॉइस प्राइस तक, यानी कि 1400 में 10 140, और जो उसके ऊपर का 100 है, 1400 और 1500 के बीच का जो 100 है, जो इनवॉइस प्राइस के ऊपर वाला भाग है, इस पर कमीशन ज्यादा मिलती है, उसे कहते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया था 40%। दिस इज ऑल्सो एन एडिशनल कमीशन which is given by the consignor to the consignee for making sales at a price higher than the invoice price, right। अब ये कैलकुलेट कैसे होगी? This commission is calculated as a fixed percentage on excess of sales over invoice price। इनवॉइस प्राइस से जो ऊपर वाला सेल्स का भाग होगा उस पर ये कैलकुलेट होगी फिक्स्ड परसेंटेज से, राइट बच्चों। मैंने आपको अभी कहा था कि जब कंसाइनर माल देता है कंसाइनी को और कंसाइनी उस माल को बेचता है, तो जैसे दिल्ली से 100 साइकिल है, मैं इसी एग्जांपल को लेके पूरा चैप्टर समझाऊंगा। ये दिल्ली गुजरात 100 साइकिल है। जब दिल्ली से 100 साइकिलें ट्रक में लोड हुई और दिल्ली से गुजरात के लिए गई, तो गुजरात में जब ये माल कंसाइनी को रिसीव होगा, वहां से लेकर इस माल को गोडाउन में ले जाकर रखकर और बाद में बेचने तक के पूरे प्रोसीजर को, इस पूरे प्रोसेस प्रक्रिया को कंसाइनी एक कागज पे नोट करता और वो कागज सेंड करता, भेजता है कंसाइनर को। इस कागज का नाम है अकाउंट सेल्स। इसमें क्या क्या लिखा जाता है देखो। दिस इज अ पीरियोडिकल स्टेटमेंट। पीरियोडिकल मतलब एक पीरियड फिक्स हो जाता है कि कितने कितने समय अंतराल के बाद ये अकाउंट सेल्स तैयार करेगा कंसाइनी और भेजेगा कंसाइनर को। दिस इज अ पीरियोडिकल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द कंसाइनी टू बी सेंड टू द कंसाइनर गिविंग डिटेल्स ऑफ। कितना प्यारा लिखा हुआ है। इससे आसान और क्या नोट्स बनाओगे बच्चों। ये एक पीरियोडिकल स्टेटमेंट है जो एक पीरियड वाइज होती है, समय अंतराल पर होती है। 3 महीना 4 महीने का एक पीरियड फिक्स होता है, 6 महीने का, साल का, जो भी हो, चाहे वीकली मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। तो एक समय अंतराल पर ये एक कागज है, एक स्टेटमेंट है जो कंसाइनी प्रिपेयर करके कंसाइनर को भेजता है और इसमें कुछ डिटेल लिखता है। वो डिटेल्स क्या है वो देखिएगा। नंबर 1, ऑल सेल्स, कुल कितना माल बिका, नकद और उधार, कितने एक्सपेंसेस उसने इनकर करे इस माल के रिसीव करने से लेकर बेचने तक, कमीशन उसकी कितनी बनती है सेल्स पर जो उसने खुद कैलकुलेट करी है, कितना माल रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गया था जो उसको नहीं मिल पाया, गुड्स डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट और इन गोडाउन, जो माल जब दिल्ली से गुजरात जा रहा था जो माल डिस्ट्रॉय हुआ रास्ते में वो कितना था, या जो गोडाउन में डिस्ट्रॉय हुआ कस्टडी में जाने के बाद वो कितना है, और कितनी उसने इसमें से डिडक्ट करी है अपना एडवांस जो वो दे चुका था कंसाइनर को पहले, अमाउंट एंड डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ एडवांस रेमिटेड बाय हिम। जब गुजरात में 100 साइकिल उसको मिली भी नहीं थी उससे पहले उसने
जो माल रिसीव करना था उसको सिक्योर करने के लिए कंसाइनर को एडवांस पे करा था, सिक्योरिटी जमा कराई थी, एडवांस ऑन कंसाइनमेंट, उसे वो डिडक्ट करेगा सेल्स के अमाउंट से। वो कितना डिडक्ट करा, कितना एडवांस उसने दिया था, उसको मेंशन करेगा। बच्चों ये था अकाउंट सेल्स। ये वो कागज का टुकड़ा है जिस पर ये सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं, और क्योंकि एक या दो पन्नों पर ये सारी डिटेल आ जाती है इसलिए इसको हम बच्चों समरी भी कहते हैं। समझ आ गई बात? क्लियर है बच्चों सारी बातें? ये चलो अब इसमें हम ऐसा करते हैं बच्चों कि यहां तक हमने सारा पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझना है कंसाइनर कंसाइनी की बुक में। यहां से तुम मेरी बातों को सुनो ध्यान से। देखो, अब जब दिल्ली से 100 साइकिलें ट्रक में लोड होकर गुजरात गई बी के पास, और बी इनको रिसीव करके गोडाउन में रखेगा और फिर बेचेगा, माल का दिल्ली से गुजरात जाना कंसाइनमेंट, ए कंसाइनर बी कंसाइनी। ए और बी इनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ए 3 खाते खोलेगा अपनी बुक्स में इस कंसाइनमेंट को लेकर। पहला खाता कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा कंसाइनी यानी कि एजेंट का अकाउंट, और तीसरा अगर कोई लॉस हुआ है एबनॉर्मल, चाहे वो लॉस इन ट्रांजिट हो, रास्ते में हुआ हो, या कंसाइनी की कस्टडी में जाने के बाद हो, लॉस इन ट्रांजिट हो या लॉस इन कस्टडी ऑफ कंसाइनी हो, अगर वो एबनॉर्मल लॉस है तो उसका भी अकाउंट बनाएगा। बच्चों कंसाइनर नॉर्मली 3 लेजर अकाउंट बनाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। कंसाइनी एजेंट बस एक व्यक्ति को जानता है और वो व्यक्ति है कंसाइनर। कंसाइनी नॉर्मली जनरली आमतौर पर अपनी किताबों में एक ही खाता खोलेगा और वो खाता होगा कंसाइनर अकाउंट। बच्चों इस क्लास को यहां पर ओवर करके, क्योंकि इसमें सब कुछ समझा दिया मैंने, आप इस क्लास में ज्यादा बड़ी ना हो जाए, बोर ना हो जाए, तो इसको जितना मैंने कराया इसको रिवाइज कीजिए। ये सारे नोट्स बनाइए। अब नोट्स नहीं बनवाऊंगा, अब तो अगली क्लास में सीधा मैं आपको ये लेजर बनाना सिखाऊंगा। हमारा जो अगला सेशन होगा कंसाइनमेंट का, उसमें सीधा आप लेजर बनाना सीखेंगे। बस मेरी एक क्लास अगली वाली और लगेगी जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद जो तीसरा लेक्चर होगा इस चैप्टर का, वहां से क्वेश्चन से शुरू हो जाएंगे। जो अगला लेक्चर है वो लास्ट है जिसमें हम इसका अभी भी पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। आज इस क्लास में सारे थ्योरी नोट्स बने, अगला जो सेशन है उसमें हम प्रैक्टिकल लेजर अकाउंट बनाना सीखेंगे। कंसाइनर की बुक में 3 अकाउंट बनाएंगे, नाम बोलो उनके, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस या फिर लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट। कंसाइनी की बुक्स में एक सिंगल अकाउंट कंसाइनर्स अकाउंट, और 3 हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा लॉस इन ट्रांजिट का अमाउंट, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट, ये भी डिस्कस होगा। तो नेक्स्ट क्लास में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद वाली क्लास से प्रैक्टिकल क्वेश्चन से शुरू हो जाएंगे। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं।